हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज़ इंद्र विक्रम और आज के वीडियो में डिस्कशन होने वाला है चाइनीज़ रेवोल्यूशन के ऊपर। चाइनीज़ रेवोल्यूशन ऑल्सो नोन एज जिन्हुआ रेवोल्यूशन, या फिर आप इसको कह सकते हैं 1911 रेवोल्यूशन। 9/11 नहीं, 1911 रेवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि 1911 में हुआ ये, है ना। 1911 में हुआ बेसिकली। लास्ट वीडियो में आपने समझ लिया चाइना की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, किस तरह का इंटरनल स्ट्राइफ, किस तरह का इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस चाइना फेस कर रहा था, और कैसे एक्सटर्नल फेयर्स भी थे कुछ। ये एक्सटर्नल फेयर्स क्या थे? ये जो कॉलोनियल पावर्स थी, ब्रिटिश, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, जापान, ये जो कॉलोनियल पावर इमर्ज हो रहे थे उस समय उस एरिया में, इनसे चाइना को खतरा था। तो लास्ट में आपने जो वीडियो खत्म किया, उस वीडियो को आपने ओपियम वॉर पे खत्म किया था, याद होगा आपको। ओपियम वॉर में हम ये समझ गए थे कि जो एग्जिस्टिंग डायनेस्टी थी, जो इंपीरियल डायनेस्टी थी चाइना में, दैट वाज नॉट इन दैट सिचुएशन टू टैकल, टू मिटिगेट दैट, टू ओवरकम दैट फियर, दैट डेंजर, ठीक है। वो जो खतरा रास्ते पे था, जो दरवाजे में था अंग्रेज़ों का, उसको वो ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, उससे वो मिटिगेट नहीं कर पा रहे थे, उससे वो निपट नहीं पा रहे थे। इस कंडीशन ने चाइना में एक इंटरनल, आप कह सकते हैं, अनरेस्ट जो है वो प्रोड्यूस किया। ये अनरेस्ट चाइना में जो हुआ, इसी की वजह से वहाँ एक बड़े लेवल पर रेवोल्यूशन हुआ। इस रेवोल्यूशन में लोग क्या चाह रहे हैं कि चाइना में ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए जो अब इंपीरियल डायनेस्टी को ओवरथ्रो करे, क्योंकि सिमिलर रिफॉर्म्स हैपेंड इन जापान। लेकिन वहां पर क्या हुआ? वहां पर इंपीरियल डायनेस्टी और मजबूत होकर निकल के आई। यहां पर इंपीरियल डायनेस्टी को उखाड़ फेंकने की बात हो रही है, ओवरथ्रो करने की बात हो रही है, अपरूट करने की बात हो रही है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि दिस रूलिंग डायनेस्टी, दिस इंपीरियल डायनेस्टी इज नॉट एक्चुअली एबल टू कंट्रोल द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, है ना, और वो उस ब्रिटिशर्स के खतरे को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो अभी कुल मिला के हम जो शुरू कर रहे हैं चाइनीज रेवोल्यूशन, उसमें आप सारी चीजें पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये खतरा हुआ। बेसिकली हम आपके जो टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक की थोड़ा सा जो कहानी है उससे थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए भी नहीं क्योंकि आपको एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाइनीज़ रेवोल्यूशन को अच्छे से समझेंगे, और चाइनीज़ रेवोल्यूशन से जुड़े हुए कुछ जो एसेसरी चीज़ें हैं, यानी कि थोड़ा सा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको समझना है, तो वो आप समझोगे। चाइनीज रेवोल्यूशन ऑल्सो नोन एज ज़ेनहाई रेवोल्यूशन। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ज़ेनहाईज रेवोल्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि चाइनीज कैलेंडर जो था, उस चाइनीज कैलेंडर के जिस महीने में ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ, ठीक है, दैट मंथ वाज नोन एज ज़ेनहाई। चाइनीज रेवोल्यूशन, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन, the greatest change in the China. Because of that, the imperial dynasty of China was uprooted or overthrown by the republicans, ठीक है, by the group of people who wanted to bring reform in China. तो चाइना की जो रेवोल्यूशन है, चाइना की जो क्रांति है, इस क्रांति में 1911 में बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के द्वारा जो उस समय साम्राज्य था, मंचू साम्राज्य था, या आप कहें किंग डायनेस्टी थी, ठीक है, इनको उखाड़ फेंका गया। इनको उखाड़ फेंका गया, इनको ओवरथ्रो कर दिया गया, क्लियर है, और इनकी जगह में रिपब्लिकन्स गवर्नमेंट को मैनेज करना शुरू करेंगे। द रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन दिस चाइनीज मंथ, और कह सकते हैं चाइनीज कैलेंडर का ज़ेनहाई मंथ। दैट इज वाई दिस रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज ज़ेनहाई रेवोल्यूशन, ठीक है। मैंने कहा ना कि कुछ एसोसिएटेड चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर के लेवल में भी नहीं जाएंगे ताकि आपका एकेडमिक्स का जो एक वो है वो बिगड़े नहीं। चलिए, दिस इज जस्ट एक लिटरल मीनिंग हो गया, हमारे समझ में आ गया कि चाइनीज़ रेवोल्यूशन क्या है, और इसी को हम ज़ेनहाई रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं। 1911 में हो, इसीलिए हम इसको 1911 या 1911 रेवोल्यूशन कहते हैं, 1911 रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ दिस रेवोल्यूशन। अब हम उन सीरीज ऑफ इवेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं डिटेल में जो इस दौरान हुए हैं। चलिए, तो मंचू एम्पायर वॉज ओवरथ्रोन। मंचू एम्पायर वॉज ओवरथ्रोन, वाई विल डिस्कस। अभी इस वीडियो में प्रॉपर सारी चीजें आने वाली आगे, तो आप समझ जाओगे कि मंचू एम्पायर को क्यों ओवरथ्रो किया जा रहा है। सिर्फ उसकी वीकनेसेस की वजह से नहीं, क्योंकि वो जो इस समय एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं चाइना में, एक्सटर्नल चैलेंजेस को वो बेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस को मिटिगेट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं।
ये तो बहुत बड़ा रीजन है ही सही, यही प्राइम रीजन है आप कह दो, लेकिन उसके साथ साथ इनको हटाने के, इनको ओवरथ्रो करने के और भी बहुत सारे रीजंस इनके ऊपर थोपे जाएंगे, ठीक है। सो मेनी रीजंस वर इम्पोज्ड, ठीक है। सो थ्रू दिस रेवोल्यूशन द मंचू एम्पायर वाज ओवरथ्रोन एंड आप कह सकते हैं कि दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस डेमोक्रेटिक पैटर्न इन चाइना, या मैं कह दूं कि आज का जो मॉडर्न चाइना है, अब आप डेमोक्रेसी शब्द को कह सकते हो कि भाई डेमोक्रेसी तो एक्चुअल फॉर्म में जैसा होना चाहिए, यानी इन एक्चुअल एसेंस डेमोक्रेसी इज स्टिल नॉट प्रैक्टिस्ड इन चाइना, अगर आप कह सकते हो तो बात इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं और बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ पर वो डेमोक्रेसी नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ एटलीस्ट कुछ हद तक इम्पीरियल डायनेस्टी तो कम हो गई, और इम्पीरियल डायनेस्टी के बाद आपके जो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो रूल करना तो शुरू कर रहे हैं ना, या वो गवर्न करना शुरू कर रहे हैं अपने आप को। तो इसलिए मैं यहाँ पे मॉडर्न चाइना शब्द इस्तेमाल कर लेता हूँ। मॉडर्न चाइना शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और काफ़ी रिलेट करने वाला टर्म हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी रिलेट करने वाला टर्म हो जाएगा। चलो, सो इन द स्टोरी ऑफ मॉडर्न चाइना, इस मॉडर्न चाइना की जो स्टोरी है, इसमें इसकी बिगनिंग हो रही है व्हेन द मंचू एम्पायर वाज ओवरथ्रोन, जब मंचू एम्पायर को ओवरथ्रो कर दिया गया, ठीक है। चलिए, एंड इन प्लेस ऑफ, अब एक व्यवस्था को आप हटाएंगे तो दूसरी व्यवस्था लाना पड़ेगा ना सर, तभी तो रेवोल्यूशन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा होगा। अगर आप एक रेवोल्यूशन को अपथ्रो, मतलब एक सिस्टम को रेवोल्यूशन के थ्रू ओवरथ्रो करके दूसरे सिस्टम को यहां पे एस्टैब्लिश नहीं करेंगे साहब, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां रिपब्लिक एस्टैब्लिश किया गया, रिपब्लिकन सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1911 अंडर द सन यात-सेन। So this person was actually considered as the modern founder of China. Modern founder of China, why? Because he led the changes. इन्होंने ही उन परिवर्तन की हवाओं को शुरू किया है, जो परिवर्तन आगे जाके एक बहुत बड़ी पार्टी को एस्टैब्लिश करने में, KMT पार्टी जिसकी हम बात करें, कोमितांग पार्टी की बात करें, गोमितांग भी जिसको हम कहते हैं, तो ये पार्टी जो एस्टैब्लिश होगी इन्हीं के आदर्शों पर, इन्हीं की सारी फिलॉसफी जो है उसी से वो आगे जाके ये पार्टी बनेगी, और जो आपका रिपब्लिक चाइना है बेसिकली, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना का एस्टैब्लिशमेंट जो होगा वो इन्हीं के आइडियल्स पर, इन्हीं की फिलॉसफी पर, इन्हीं के एजेंडा पर होगा। यही जो आइडियोलॉजी पेश करके जाएंगे ना, उसी के ऊपर चाइना का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है पूरा, ठीक है। सो द रिपब्लिक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन प्लेस ऑफ द इंपीरियल डायनेस्टी। अब आपको रिपब्लिक शब्द का मतलब तो बहुत अच्छे से पता ही होगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी। सो रिपब्लिक सिंपली मीन्स द हेड ऑफ द नेशन विल बी इलेक्टेड। रिपब्लिक सिंपली मीन्स द हेड ऑफ द नेशन विल बी इलेक्टेड, मीन्स अब देश का जो मुखिया होगा, देश का जो नेता होगा, वो चुना हुआ होगा। और रिपब्लिक के जस्ट उल्टा जो है उसको आप कह दो तो मोनार्कियल सिस्टम हो गया, वेयर द हेड ऑफ द नेशन विल बी हेरिडिटरी, ठीक है, बेस्ड ऑन हेरिडिटरी आप कह दो, यानी आनुवंशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन थ्रू जनरेशन जो है वो रूल करेंगी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। सो यहाँ पे हेड ऑफ द नेशन जो है दैट इज नॉट इलेक्टेड, है ना, मोनार्कियल में। यहाँ पर क्या होगा कि जनरेशन थ्रू जनरेशन जो है वो सक्सेशन के थ्रू, उत्तराधिकार के थ्रू, जो वंशानुगत परंपरा है, जो ट्रेडिशन है ना, हेरिडिटरी जो ट्रेडिशंस हैं, उसी के बेसिस पर लोग यहाँ बनते रहेंगे। मींस दोज पीपल विल डिसाइड अमंग देमसेल्फ, वो लोग अपने बीच में से ही लोगों को डिसाइड करेंगे कि दिस पर्सन इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट हेड, ठीक है। तो नॉर्मली होता है ना कि फादर के बाद द एल्डेस्ट वन, जो एल्डर होता है, जो सबसे बड़ा होता है, जो बड़ा पुत्र होगा या पुत्री होगा, इस तरह से कई बार बनाए जाते हैं जो राज्य के मुखिया बनते हैं आगे जाके। बट इन रिपब्लिक द पर्सन, द हेड ऑफ द नेशन विल ऑलवेज बी इलेक्टेड, यहाँ पर चुना हुआ होगा। सो दिस रिपब्लिकन सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश्ड हियर इन 1911 अंडर द, यू कैन से, गाइडेंस ऑफ सन यात-सेन, ठीक है, बिकॉज ही इज यूनानिमसली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना। मैंने बात करी अभी कि क्यों इनको आधुनिक चाइना का पिता कहा जाता है, या मैं कह दूं कि स्थापना करने वाला कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वो फिलॉसफीज दी जिन फिलॉसफीज पर आगे जाके आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टैब्लिश होने वाला है। आप देखोगे कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स थे, कौन कौन सी ऐसी आइडियोलॉजीज थी जिनको ये प्रमोट कर रहे थे, वो हम अभी आगे जाके जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वीडियो में वैसे वैसे पढ़ते चले जाएंगे। चले, सो दिस पर्सन ही केम फ्रॉम अ एक्चुअली पुअर फैमिली, ओके, एंड स्टडीड इन मिशनरी स्कूल्स।
तो आप देखोगे देयर वाज अ वेस्टर्न टच। अब यहां पे देखो कीवर्ड्स को भी पकड़ते चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मतलब आप सेंटेंस लिखा हुआ है तो सेंटेंस बुक के ही सेंटेंसेस यहां पे इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि आपको एक्चुअल में बुक को एनालिटिकली समझना है, ठीक है, स्टोरी को भी समझना है बहुत अच्छे से, और उसमें से कुछ ना कुछ डराइव करना है। सो he studied in a poor family. So when it is written here that he hails from, I mean not he studied in a missionary school and he came from a poor family. So what does it means? What are the implications? अगर ये poor family को belong कर रहा है, he belongs to the poor family, it simply means that he knows the problem of the grassroots level of the people. ठीक है, उस समय जो प्रॉब्लम थी, हालांकि बात जब लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, तो द पार्टी, दिस पार्टी एक्चुअली द रिपब्लिक ऑफ चाइना, दिस पार्टी KMT पार्टी फेल्ड टू अंडरस्टैंड एक्चुअली, है ना, जो ग्रास रूट लेवल के स्पेशली जो फार्मर्स, जो लेबर क्लास था वहाँ पे, जो पीजेंट क्लास है, उसको एक्चुअल में रिलेट करने और उससे जुड़ने में फेल हो गए लोग। अगर यही जुड़ जाते प्रॉपर तरीके से तो आई होप कि चाइना में कम्युनिस्ट जो है उसका एक्सपेंशन नहीं होता, माओ को मौका ही नहीं मिलता ना, बिकॉज माओ वॉज एसोसिएटेड विद दिस पार्टी एक्चुअली इनिशियली, नॉट एग्जैक्टली बट ही वॉज ऑफ कम्युनिस्ट इंक्लिनेशन, वो कम्युनिस्ट जो है वो झुकाव था उधर उनका। लेकिन देयर वाज अ टाइम व्हेन बोथ द कम्युनिस्ट एंड द KMTs, दीज रिपब्लिकन्स, दे वर्क, सो सिंस दे वर्क टुगेदर दे आइडेंटिफाइड, आई मीन कम्युनिस्ट इंक्लिनेशन का जो माओ जेडोंग है वो भी इस बात को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं ग्रास रूट लेवल पे, एंड ही वाज आल्सो अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये भी सारी समस्याओं के चाइना में क्या प्रॉब्लम है इनके बारे में अवेयर थे, बट उस समय एक आप कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप है, या एक तरीके से जो पीजेंट और फार्मर्स थे ना, उनके लिए बहुत सहानुभूति वाला, सिंपैथी वाला एटमॉस्फेयर नहीं था लीडर्स में, है ना। लेकिन उसको माओ जो है वो कैश करेंगे और माओ जो है उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। क्लियर? तो जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि बिलोंग्स फ्रॉम पुअर फैमिली, तो इसका मतलब ये भी है कि आप ये समझें कि जब चाइना में इन्होंने चेंजेस लाए तो इसका मतलब ये था कि भाई ऐसा है कि अब मिशनरी स्कूल में पढ़ने के बाद, थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर में पलने बढ़ने के बाद, ठीक है, एक पुअर फैमिली से आने के बाद आपको इस तरीके की समझ आ गई कि एक कॉमन इंसान, खासकर इंपीरियल चाइना में, यानी साम्राज्यवादी जो चाइना है, या मैं इस तरह की जो किंग डायनेस्टी की बात करूं, पिछले वीडियोस से रिलेट करो, पिछले वीडियो में जो एग्जामिनेशन सिस्टम वगैरह की बात करी थी हमने ना, कि बड़ा एक एग्जामिनेशन सिस्टम होता था, मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो अपेयर होते थे एग्जाम में, है ना, उनको टैलेंटेड लोग कहा जाता था, ब्यूटीफुल टैलेंट्स कहा जाता था, है ना। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि हर कोई चाइना में उस इंपीरियल डायनेस्टी की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा नहीं बन सकता था, ठीक है। तो इस बात से बहुत अच्छे से अवेयर हैं ये, क्लियर है। तो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या एक पुअर फैमिली के बैकग्राउंड, साइकोलॉजी, उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को समझना, और उसके बाद फिर एक लीडर के तौर पर जब आप उभरते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या करना है ताकि आप लोगों के कॉन्फिडेंस को गेन कर सकें। समझ में आ रही बात? So, where he was introduced with democracy and Christianity. Why? Because if he studied in the missionary schools, it simply means that he was exposed to the Christianity. अब भाई अगर वो मिशनरी स्कूल में पढ़ेंगे तो मिशनरी का मतलब तो साफ साफ पता चल गया आपको ना कि भाई क्रिश्चियनिटी की आइडियोलॉजीज, और क्रिश्चियनिटी की आइडियोलॉजीज बहुत अच्छे से पता है आपको भाई, दिस क्रिश्चियनिटी रेगुलेटेड द होल यूरोप इन द मिडिवल पीरियड, है कि नहीं। एंड इवन इन द मॉडर्न टाइम्स में भी जहां जहां पर कॉलोनियलिज्म हो रहा है ना, जहां जहां कॉलोनीज बन रही है ना, वहां जाके आप देखोगे तो दीज क्रिश्चियन पीपल्स, दे वर जस्ट स्प्रेडिंग देयर क्रिश्चियनिटी। और धर्म को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो रेशियल सुपीरियरिटी है ना वेस्टर्न लोगों की, उस रेशियल सुपीरियरिटी में रिलीजन भी बहुत एक इंटीग्रल पार्ट है। तो यहां पर डेमोक्रेसी और क्रिश्चियनिटी के आइडियाज से ये पर्सन जो है वो बहुत अच्छे से जुड़ा, अवेयर हुआ, उन आइडियोलॉजीज में ट्रेंड हुआ। और आप देख सकते हैं कि पहले से एक तरीके से जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी में इंसान ट्रीट हुआ है, उनके साथ एक चीज भी है। आप देखिए दुनिया भर के जितने भी सोशल रिफॉर्मर या जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स हुए हैं, है ना, तो वो भले एक वेस्टर्न कल्चर में, आप दुनिया भर में देख लो ना, आप भारत में, चलो भारत से रिलेट कर लो, ठीक है, तो भारत से रिलेट कर लो। अगर आप पाकिस्तान बन गया, मोहम्मद अली जिन्ना ने बना दिया, ठीक है, और जिन्ना साहब बाद में धर्म को लेके कितने कट्टर हो गए, लेकिन क्या यही जिन्ना
जब गुजरात से गए और लंदन में पढ़ाई लिखाई, सब वेस्ट में पढ़ाई लिखाई करी अपनी, ठीक है, तो उस समय क्या उतने ही कट्टर थे, या मैं कह दूं क्या उस समय उतने ही जेन्युइन तरीके से रिलीजन को फॉलो करते थे? नहीं करते थे, ठीक है। ऐसे ही तमाम आप देखोगे। इसके अलावा जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, तो बाकी सोशल रिफॉर्मर्स की अगर हम बात करें, है ना, तो वो जो वेस्ट से बहुत कुछ सीखेंगे ना, उसको वो चाहेंगे भी कि अब हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। इनको भी लग रहा था कि चाइना में वो सारी चीज़ें आनी चाहिए जो वेस्ट से हम सीख रहे हैं। क्लियर? चलो, सो लेटर ऑन ही स्टडीड मेडिसिन बट वाज ग्रेटली कंसर्न अबाउट द फेट ऑफ चाइना। तो भाई डॉक्टर बनना चाह रहे होंगे, है ना, एज अ कैरियर के अपने करियर को बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने मेडिसिन को चुना, मेडिसिन में स्टडी करी, लेकिन बाद में पॉलिटिशियन बन गए बिकॉज ही वॉज कंसर्न अबाउट द फेट ऑफ चाइना। चाइना के भविष्य को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि चाइना में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस समय, वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो कैपेबल नहीं है, वो वर्दी नहीं है कि उस समय की जो चैलेंजेस हैं, जो एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस हैं, स्पेशली एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात करूँ मैं यहाँ पर, जापान एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभर के आ गया है ना। ब्रिटिशर्स इंडिया में है ही सही, और दे आर एक्चुअली फोर्सिंग द चाइना को फोर्स भी कर रहे हैं, ठीक है। किस बात के लिए फोर्स कर रहे हैं? कि चाइना अपने दरवाजे खोले ट्रेड करने के लिए। ओपियम वॉर का आपने सिचुएशन देख लिया। ओपियम वॉर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश भी करी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्यों? क्योंकि ओपियम वॉर में चाइना जब डिफीट हो गया, तो अब ये है कि भाई हम ट्रीटीज़ के थ्रू ब्रिटिशर्स ने कितने दरवाजे खुलवा लिए, भारत के भी दरवाजे तो ऐसे ही खुल गए, है ना। अगर आपका प्लासी और बक्सर का युद्ध ना होता, बक्सर का युद्ध, स्पेशली बक्सर का युद्ध ना होता 1764 का, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद नहीं होती। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद नहीं मतलब बक्सर का युद्ध हारते नहीं अगर भारतीय, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद नहीं होती। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद नहीं होती तो शायद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी नहीं मिलती, यानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू नहीं मिलता। राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू नहीं मिलता तो शायद एडमिनिस्ट्रेशन शुरू ही नहीं होता। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड, है ना, सारी चीज़ें कनेक्ट हैं यहाँ पे। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है, उन चैलेंजेस को नहीं समझ पा रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग मंचू लोग हैं यहाँ पे जो रूल कर रहे हैं, जिनकी डायनेस्टी चल रही है, जो किंग डायनेस्टी चल रही है, वो इस बात को, इस खतरे को बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रही है। थोड़ा सा एक्सक्लूजन करके, थोड़ा सा मतलब सेक्लूजन या एक्सक्लूजन जो भी कह लो आप, करके रखा था इन्होंने कि बाहर के जो लोग हैं वो ज़्यादा हमारे इंटरनल अफेयर्स में ना इंटरफेयर कर पाएँ, ये सिचुएशन बना के रखी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स हैं, उनको तो चाहिए था कि हमारा जो ट्रेड हो रहा है ना, उस ट्रेड में हमको भी बेनिफिट मिले ना। सिर्फ चाइना को क्यों बेनिफिट मिले? हमारा सारा सिल्वर जो है वो चला जा रहा है चाइना, ठीक है, और हम चाइना को कुछ भी बेच नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ खरीद रहे हैं चाइना से। तो ये एक प्रॉब्लम तो थी। तो चलो अफीम बेचो, और अफीम से जो सिल्वर है वो आएगा ही। सो अगर मैं कहूँ कि जो आपके मॉडर्न फाउंडर ऑफ चाइना है मिस्टर यात्सेन, इनकी पूरी फिलॉसफी को अगर आप अरेंज करो, इनकी पूरी फिलॉसफी को अगर आप समराइज करो, तो आप इसमें 3 चीज़ें निकालोगे, ठीक है, जिनको शॉर्ट में चाइनीज़ लैंग्वेज में आप देखो। ऐसा है कि मेरी चाइनीज़ जो है वो आप कह सकते हैं कि मैं सिंस आई बिलोंग टू इंडिया, है ना, तो चाइनीज़ इज़ सिर्फ मैं चाइनीज़ जानता हूँ, ये CHINESE, इसके अलावा चाइनीज़ नहीं जानता। सो मे बी ये जो लेटर्स हैं इनको पढ़ने में, है ना, आप कह दो कि भाई ये प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं हो रहे हैं। सो मे बी सैन मिन चोई लाइक दिस। सो दीज 3 प्रिंसिपल्स वर एक्चुअली द बेडरॉक ऑफ द फिलोसफी ऑफ मिस्टर यात्सेन, ठीक है। यानी ये जो 3 सिद्धांत हैं, 3 प्रिंसिपल्स हैं, 3 आइडियोलॉजीज हैं, इन 3 आइडियोलॉजीज को आप कह सकते हैं कि ये फाउंडेशन है, नींव है, ठीक है, किसकी? यात्सेन के आइडियोलॉजी का, जो कुछ भी उन्होंने कहा। अब ये 3 चीज़ें क्या है इसमें? सबसे पहली चीज़ आती है नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता। देखो दुनिया में जहाँ कहीं भी परिवर्तन की बात शुरू हुई है ना, चेंजेस की बात शुरू हुई है, खासकर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में, जब आपका बाहर कोई दुश्मन हो और आपको देश में परिवर्तन करने हो ना, तो सबसे पहले बात तो आप एक ही चीज़ की करोगे, राष्ट्र की करोगे, है ना। तो आपका वो सीना जो है चौड़ा हो जाएगा और आप तुरंत कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए, किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे देश के लिए। सो नेशनलिज्म द फर्स्ट थिंग, राष्ट्रीयता। अभी नेशनलिज्म क्यों? बिकॉज इनका कहना था कि देखो हमें यहाँ पर फॉरेनर्स को ओवरथ्रो करना है, और ये फॉरेनर्स सिर्फ हमारे बाउंड्री में जो बाहर खड़े हुए हैं ब्रिटिशर्स, उनकी बात नहीं कर रहे थे वो, क्लियर है।
जो ब्रिटिशर्स थे वो तो थे ही, वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज थे ही, लेकिन उनका ये कहना था कि दीज पीपल हु आर इन द रूलिंग डायनेस्टी दे आर इनकैपेबल ऑफ मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स, है ना, ये जो चैलेंजेस हैं इनको मैनेज नहीं कर पा रहे। व्हाई? बिकॉज दे देमसेल्व्स आर द फॉरेनर्स। क्यों? क्योंकि ये जो आपका किंग डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रहा था ना, so this dynasty was ruling here and they belongs to Manchuria actually. Ethnically ये मंचू थे, so ethnically they were Manchus and these Manchus were not the Han or they do not belong to this Han community, they are different community, है ना। चाइना की जो ethnic community है वो है Han community, या मैं कहूं कि आज के डेट में भी चाइना अगर मेजॉरिटी में चाइना में कौन लोग रह रहे हैं तो हान लोग रह रहे हैं बेसिकली। तो चाइना के जो एथनिक लोग हैं, चाइना के वास्तविक रहवासी है ना, इनहैबिटेंट्स हैं, वो हान लोग हैं। और मंचूरिया, चाइना का नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट जाके आप देखोगे, ठीक है, तो वो आपको मंचूरिया वहाँ पे मिलेगा। सो दीज पीपल वर एक्चुअली मंचू, ये मंचू लोग थे और इनको भी जो चाइनीज़ लोग हैं वो विदेशी ही मानते थे। उनका ये कहना था कि हमें इनको भी ओवरथ्रो करना है और हम हान लोगों को चाइना की कमान जो है वो अब संभालनी होगी। इसलिए राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, तो देश में जो बाहर के लोग हैं, है ना, जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेन ओरिजिन के लोग हैं, जो बेसिकली एथनिक हमारे बीच में से नहीं है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अप्रूव करो और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी जिसमें हमारे एथनिक पीपल्स हों वही लोग इंक्लूड हों, वही लोग शुरू करें आगे का। दूसरा चीज़ था डेमोक्रेसी, ठीक, और एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेकंड नेशनलिज्म के बाद दूसरा जो उनका फाउंडेशन प्रिंसिपल है, जिसके ऊपर इन तीन ही प्रिंसिपल्स के ऊपर आगे जाके कुछ और चीज़ें जोड़कर जो पार्टी बन रही है ना, वो पार्टी का फिलॉसफी भी यही देखोगे आप। तो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, यानी कि रूल ऑफ पीपल होना चाहिए, रूल ऑफ पीपल होना चाहिए, ठीक है। अभी बात रूल ऑफ पीपल की हो रही है, लेकिन जिस ज़माने में हो रही है उस ज़माने में दुनिया में कहीं भी फुल डेमोक्रेसी नहीं थी। मतलब फुल डेमोक्रेसी की मैं बात करूं अगर, जो आज के ज़माने की जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस है ना, दे वर नॉट एक्चुअली, डेमोक्रेसी शब्द अपने आप में थोड़ा सा कन्फाइन था उस समय, ध्यान रखना। मतलब जब मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं तो मैं हर किसी को इंक्लूड कर रहा हूं कि अपना ओपिनियन दे पाए वो, और पार्टिसिपेशन कर रहा हो डिसीजन मेकिंग में कंट्री की। हर कोई का मतलब, फॉर एग्जांपल लाइक इन आवर कंट्री, ऑल द पीपल हु आर 18 और अबव 18, ठीक है, दे कैन कास्ट देयर वोट, तो दे आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंट्री। इस तरीके से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। तो आपके कंट्री में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ, यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ का जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसके बिना डिस्क्रिमिनेशन के आपको वोटिंग राइट मिला हुआ है, ठीक है। और दुनिया के तमाम देश भी इस तरह से आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब लगभग 20वीं शताब्दी में ये सारा कुछ सब जगह प्रैक्टिस होना शुरू हो गया, लेकिन वास्तविकता में जैसे जैसे डेमोक्रेसी आनी शुरू हुई थी तो सबको वोटिंग राइट थोड़े मिला था, ठीक है। जापान में देख लो आप, इसके पहले आपने जापान कंप्लीट किया था, तो जापान इतना डेवलप था, वहाँ में इजी रिस्टोरेशन हुआ, वहाँ के लोग ही वहाँ रूल कर रहे थे, फिर भी 5% लेवल पर वहाँ पर वोटिंग राइट्स मिला हुआ था, ठीक है। उससे ज़्यादा लोग 95% वर द है ना बाहर थे, 95% लोगों को नहीं मिला हुआ था। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने का मतलब, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से है, मींस द गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड। और इलेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि कल से वोटर आईडी लेके सब लाइन में खड़े हो जाएंगे, है ना, और वोट डालना शुरू कर देंगे, है ना, और इंक लगा के फुर्सत हो जाएंगे कि चलो वोट डाल के आ गए, है ना, अपना मताधिकार प्रयोग किया, ऐसा नहीं था। सोशलिज्म, द थर्ड थिंग इज सोशलिज्म, मीन्स हाउ दे विल, व्हाट काइंड ऑफ मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल या मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आप कह सकते हैं, किस तरह का विकास का मॉडल जो है उसको ये अपनाएंगे जब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस फिलॉसफी पे डेवलपमेंट करना शुरू करेगी, ठीक है, तो वो सोशलिज्म के प्रिंसिपल पर करना शुरू करेगा। इसका मतलब कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस, जो संसाधन है ना दुनिया भर में, मतलब इस क्षेत्र में जहाँ के जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है, जहाँ के एरिया की बात हो रही है ना, तो जितने भी संसाधन है वहाँ पे, जितने भी रिसोर्सेस हैं उन पर सबका अधिकार होगा, सबका मतलब समाज का अधिकार होगा इक्वली, देयर विल बी नो क्लास डिस्क्रिमिनेशन, कोई अमीर कोई गरीब वाला नहीं होगा यहाँ पे। तो सोशलिज्म का मतलब यही हो गया बेसिकली, दैट द रिसोर्सेज बिलोंग टू द सोसाइटी, ओके, ऑल राइट। एंड रेगुलेटिंग कैपिटल एंड इक्वलाइजिंग लैंड होल्डिंग्स, ठीक है, पूंजी को भी रेगुलेट करना है, पूंजी ऐसा नहीं हो जाए, कैपिटल मीन्स पैसा, पूंजी, ठीक है।
सो द कैपिटल शुड बी ऑर्डर इन अ वे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल नहीं हो जाए, कि मतलब ऐसा हो जाए कि अपने यहाँ कोई बहुत बढ़िया अमीर बनता चला जाए और दूसरा व्यक्ति गरीब होता चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैपिटल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, है ना। और इसके साथ साथ इक्वलाइजिंग द लैंड होल्डिंग्स। ऑब्वियस ही बात है, आपका इंपीरियल डायनेस्टी जो होता है या इंपीरियल सिस्टम जो, हालांकि हर सिस्टम में ऐसे ही है, दुनिया भर में ये सिचुएशन है, जिसके हाथ में वो पावर है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम है। तो लेकिन फिर भी ये सोशलिज्म की फिलॉसफी क्या कहती है कि इक्वलिटी, तो एक प्रिंसिपल ये भी था कि लैंड होल्डिंग्स जो हैं, जो बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, फ्यूडल्स हैं उस समय, खासकर जो इस रूलिंग डायनेस्टी में एज अ असिस्टेंट रूलर, एज अ सबॉर्डिनेट रूलर काम कर रहे हैं, उनके पास भी अच्छी खासी ज़मीनें होंगी, लैंडलॉर्ड्स टाइप के जो लोग होंगे, तो इनसे ज़मीनें जो है वो लेकर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है, ठीक है। तो ऐसा करना है कि लैंड होल्डिंग्स को जो है वो इक्वलाइज करना है। अभी बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड होल्डिंग्स का, क्लियर है। सो दीज वर एक्चुअली द प्रिंसिपल्स ऑफ मिस्टर यात्सेन, है ना। इन्हीं के प्रिंसिपल पर आगे जाके आपका चाइना जो है वो एस्टैब्लिश होगा आगे जाके, क्लियर है। चलिए, तो बात हम 1919 की कर रहे हैं। ये वो टाइम है जब चाइना में कौन सा डायनेस्टी रूल कर रहा है, किंग डायनेस्टी वाज रूलिंग, ठीक है। किंग डायनेस्टी वाज रूलिंग, QING, ठीक है। दिस डायनेस्टी वाज रूलिंग, ये डायनेस्टी रूल कर रहा था। और अब इस डायनेस्टी में प्रॉब्लम ये था कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन था, वो पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत गड़बड़ हो रहा था। सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन दोनों गड़बड़ हो रहा था। गड़बड़ इसलिए हो रहा था क्योंकि इंटरनल लेवल पर इस मंचू के अगेंस्ट में, ये अभी आपने देखा कि ये जो फिलोसफी चल रही है ना कि फॉरेनर्स को हटाओ, नेशनलिज्म लेके आओ, इनकी वजह से तमाम इंटरनल डिस्कंटेंट है। अच्छा, इंटरनल डिस्कंटेंट का सबसे बड़ा रीजन तो ये भी है कि ये जो हार गए, क्लियर है, किन से हार गए, अंग्रेजों से हार गए, क्लियर है, ब्रिटिशर्स से हार गए। ओपियम वॉर हुआ और इस ओपियम वॉर में ब्रिटिशर्स से लोग हार गए, क्लियर है। तो ये सिचुएशन तो थी। अच्छा, उसके बाद अच्छा, ये तो अभी अपन डिस्कस कर चुके ना, वो वाला सिचुएशन तो अपन डिस्कस कर चुके, वो तो ओपियम वॉर में पहले से चला गया, ठीक है। अब यहां पर रिपब्लिक एस्टैब्लिश हो चुका है। क्विंग डायनेस्टी हटने के बाद रिपब्लिक एस्टैब्लिश हो चुका है। रिपब्लिक खत्म हुआ और रिपब्लिक, इसको अभी ब्रिटिशर्स वाला सिस्टम हटा दो। क्यों हटा दो ब्रिटिशर्स वाला सिस्टम? क्योंकि ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अभी डिस्कंटेंट किस वजह से? अभी डिस्कंटेंट इस वजह से है कि जो रिपब्लिक्स हैं ये गवर्नमेंट को अब चलाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और जब इन्होंने गवर्नमेंट को चलाना शुरू किया और अपने प्रिंसिपल्स पर, जो प्रिंसिपल अभी आपने डिस्कस किया, नेशनलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर कंट्री को गवर्न करना शुरू किया। इसी बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बनेगी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको भी पता है कि चूंकि जापान का कॉलोनियल एक थ्रेट था यहाँ पे, है ना, उसकी वजह से यहाँ पे इन लोगों ने कोशिश भी करी कि यार ऐसा हो कि थोड़ा सा ब्रिटिशर्स के साथ में मिलजुल के अपन अपना जो रोल है वो प्ले करें, अपना एक आइडेंटिटी है उसको बनाने की कोशिश करें। चाइना का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड होने का या कोऑपरेट करने का सिर्फ रीज़न ही यही था कि इनको ये था कि वॉर के बाद में हमारी एटलीस्ट ये जो क्राइसिस है ना, पॉलिटिकल क्राइसिस, ये सॉल्व हो जाएगी और हम अपनी जो एक आइडेंटिटी है, स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, उसको इस्टेब्लिश कर पाएंगे, क्लियर है। क्यों? क्योंकि जापान ने ऑलरेडी बहुत सारा ऑक्यूपेशन किया हुआ था, बहुत सारी टेरिटरीज में, मंचूरिया वगैरह में, है ना, अटैक किया हुआ था। तो अब यहाँ इनके पास एक ही ऑप्शन था कि वॉर के बाद में हम निगोशिएशंस करके अपने आप को एक स्टेबल कंडीशंस में लेके आए। 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका खत्म, 1918 में खत्म हुआ, 1919 के बाद वापस से जब सिचुएशन नॉर्मलाइज होनी शुरू हो गई, ट्रीटी ऑफ वर्साई वगैरह साइन होना शुरू हो गया उधर आसपास, तो उस समय इनको जो है, जो ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे वो इनको नहीं मिली, क्लियर है। जो ये टेरिटरीज वापस चाह रहे थे वो टेरिटरीज इनको वापस नहीं मिली, क्लियर है। तो अभी प्रॉब्लम इनके साथ ये हुआ कि वापस से स्पेशली जो यंग ग्रुप है वहां का, उस यंग ग्रुप में यहां पर मूवमेंट शुरू हो जाएंगे, क्लियर है। सो May 4th मूवमेंट, दिस वाज द मूवमेंट which was started on the date of actually the 4th May 1919, क्लियर है। इस को 4th मई इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसी दिन क्या हुआ कि
यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे, बहुत बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स जो थे, है ना, उन्होंने बीजिंग में बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। क्लियर है। और इनका ये कहना था कि यार जो पोस्ट वॉर पीस कॉन्फ्रेंस वगैरह साइन हुई है, जो पीस ट्रीटीज साइन हुई है, इन ट्रीटीज में हमको तो कुछ मिला नहीं। ठीक है। सो दीज ट्रीटीज वर एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटरी, ये भेदभावपूर्ण है ये सारी ट्रीटी, और इसमें जो भी डिसीजन लिए गए हैं, इन डिसीजंस में हमको कोई टेंजिबल चीज मिली नहीं है, जबकि हमने अननेसेसरी इसमें सपोर्ट किया है इसको। क्लियर है। सो चाइना डिड नॉट गेट बैक द टेरिटरी सीज्ड फ्रॉम इट। इवन चाइना से वो हांगकांग वगैरह जो अंग्रेज लेके चले गए, और इवन चाइना कि वो टेरिटरीज जिसको ओपियम वॉर की ट्रीटी वगैरह के बाद से ब्रिटिशर्स लेके बैठे हुए हैं, जिन एरियाज में रशिया का ऑक्यूपेशन है, जिन एरियाज में जापान का ऑक्यूपेशन है, उन टेरिटरीज को वापस कर ही नहीं पाए ये लोग। ठीक है, मतलब उनको वापस मिली नहीं। अब जब वापस नहीं मिली तो जिस एक्सपेक्टेशन से हम सपोर्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशन सारी की सारी खत्म हो गई। क्लियर। सो बिकॉज ऑफ दैट द प्रोटेस्ट मूवमेंट्स बिकम वाइड स्प्रेड इन चाइना, और ये मूवमेंट प्रॉपर शुरू हो गया चाइना में। क्लियर है। इसी को आप कह सकते हैं कि चाइना में चाइनीज रेवोल्यूशन जो है वो शुरू हो रही, चाइना की क्रांति जो है वो शुरू हो गई। तो चाइना की क्रांति का मतलब ये नहीं है कि अचानक से सारी चीजें हो रही हैं, ये एकदम से इंपीरियल डायनेस्टी खत्म हो गई, नहीं, इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, ये धीरे धीरे हो रहा था, ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से महल में घुस गए सारे लोग, और फ्रांस की तरह नहीं हुआ, है ना। मतलब फ्रांस में भी समय लग गया, लंबा समय लग गया, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि फ्रांस में बहुत तेजी से हुई चीज़ें। एटलीस्ट जिस लेवल पर रॉयल डायनेस्टी या जो पुराना इंपीरियल डायनेस्टी था उसको अप्रूव किया गया, और उसके बाद बड़े लेवल पर जो चेंजेस हुए, तो जितने चेंजेस हुए हैं उतने चेंजेस को अगर आप देखोगे तो वो उतने एरिया में, उतने ईयर में। ठीक है। यहाँ पर की जो बात कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं था कि अचानक से आपका इंपीरियल डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया, रिपब्लिकन्स आ गए, नहीं। तो एकदम से कोई अपना राजा ऐसे कैसे छोड़ के चला जाएगा, है कि नहीं। सत्ता को भी तो नहीं छोड़ेगा, उसको भी जब उसको लगेगा मजबूर हो गया मैं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब छोड़ेगा ना। इसके बाद बहुत सारे और लोग होंगे ना जो उसका प्लेस लेना चाहेंगे, यहाँ पे भी वही सिचुएशन होगी। क्लियर है। तो आप देखेंगे मूवमेंट स्टार्टेड एंड मूवमेंट वाज रिलेटेड विद कॉल फॉर सेविंग चाइना। ठीक है, अभी चाइना को सेव करना है, चाइना को बचाओ, ये मूवमेंट शुरू हो गया। ठीक है, थ्रू मॉडर्न साइंस, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। ठीक है, नाउ वी शुड ऑल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द मॉडर्न साइंस। थोड़ा सा पश्चिम, थोड़ा सा वेस्ट का फिलॉसफी लेके, थोड़ा सा वेस्ट का प्रोग्रेस लेके, थोड़ा सा वेस्ट का टेक्नोलॉजी लेके, ठीक है, वेस्ट के आइडियाज़ लेके, और वेस्ट का डेमोक्रेटिक जो कॉन्सेप्ट है वो लेके चाइना को बचाओ, इस समय चाइना को सेव करो। क्लियर है। These revolutionaries called for driving out the foreigners. क्लियर है। कंट्रोलिंग कंट्रीज रिसोर्सेस टू रिमूव इनइक्वालिटीज एंड रिड्यूस पॉवर्टी। देखो जो बेसिक प्रॉब्लम है उस समय, वो बेसिक प्रॉब्लम की बात हो रही, यहां पर फॉरेनर्स को हटाने की बात हो रही। अब हम बेसिकली आना, पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था शुरू में, और बहुत सारी मैंने कहा ना कि आपको कुछ हो सकता है बुक में नहीं लिखी होंगी वो एग्जैक्टली चीज़ें, लेकिन बुक में जो लिखा है ना उसको समझाने के लिए वो चीज़ें ज़रूरी थे, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ वहाँ से डाली हैं जो आपको हेल्प करेंगी। क्लियर है। बट अल्टीमेटली हम डिस्कस यहाँ पे बुक ही कर रहे हैं, आपकी जो 11th क्लास की बुक है उसी को डिस्कस कर रहे हैं, और दैट इज़ प्योर ऑन दैट एकेडमिक लेवल। ठीक है, क्योंकि 11th की हिस्ट्री एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री है, आपको ही पता, और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो आपके जैसे यूपीएससी या जो भी आप अगर कभी एम कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, उसमें ये सब नहीं है, ये वाला हिस्सा नहीं है। तो आपको एटलीस्ट हेल्दी अवेयरनेस हो जाना चाहिए ताकि आप समझ सकें चीज़ों को, है ना, उनको रिलेट कर सकें वर्ल्ड अफेयर के साथ में, इस लेवल पे होना चाहिए। क्योंकि हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, इसको बहुत ज़्यादा एनालाइज भी करेंगे ना, तो ठीक है, एग्जाम तो हमारा जानकारी में भी पास हो जाएगा, हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हम पढ़ लेंगे, है ना, आपको बहुत सारी शॉर्टकट्स भी हैं, उनको भी पढ़ लोगे तो वहाँ से एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन जानकारी जो है एटलीस्ट इस लेवल पर तो हो जाए कि आपके जो वर्ल्ड हिस्ट्री का फाउंडेशन है उसको इस्टेब्लिश करे। तो बहुत सारे टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस किए 11th क्लास में वो नहीं है एग्जैक्टली आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, बट फिर भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनसे जुड़ी चीज़ें हैं। जैसा ओपियम वॉर की बात करूँ मैं, चाइना में ब्रिटिश के ऑक्यूपेशन की बात करूँ मैं, चाइनीज़ रेवोल्यूशन से जुड़े फिगर्स की बात करूँ मैं, फिलॉसफी की बात करूँ मैं, माओ की बात करूँ मैं, अभी आगे वीडियो आएगा जिसमें राइज ऑफ कम्युनिस्ट की बात करोगे आप, उसकी बात करूँ मैं। तो ये सब कुछ दिस इज़ अ पार्ट, और ये ऐसा है जो दुनिया में फेमस भी है, तो आपको जानना चाहिए। क्लियर है। नाउ सो दीज पीपल वर कॉलिंग फॉर, किन चीज़ों की मांग कर रहे थे लोग, किन चीज़ों की डिमांड कर रहे थे कि जो फॉरेनर्स हैं, ठीक है,
ये जो फॉरेनर्स हैं इनको पूरी तरीके से हटाया जाए। क्लियर है? फॉरेनर्स का मतलब है कि ये अब जो ऑक्यूपेशन है, जो फॉरेन ऑक्यूपेशन है ना हमारी कंट्री में, इन फॉरेन ऑक्यूपेशंस को खत्म किया जाए। ठीक है, अभी हमारा डायनेस्टी जो था, इंपीरियल डायनेस्टी, ये तो फेल हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इनको इन लोगों को तो प्रॉपर हटाओ ही, जो भी बचे हुए हैं उनको हटाओ। बाकी इसके अलावा जो हमारी रिपब्लिक गवर्नमेंट यहाँ पर, जो रिपब्लिक लीडर्स हैं यहाँ पे जो अब इमरजेंस में है, वो भी बाकी के फॉरेनर्स को हटाएं, यानी जो फॉरेन कॉलोनीज हैं उनको भी हटाएं, प्लस ये जो मंचू लोग हैं इनको तो काम तमाम हो ही गया। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोलिंग कंट्रीज रिसोर्सेस, सेंट्रलाइजेशन हो जाना चाहिए, इनका कंट्रोलिंग हो जाना चाहिए गवर्नमेंट के हाथ में, और गवर्नमेंट सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को फंड करना शुरू कर दे। क्लियर है? रिमूव इनइक्वालिटीज, समाज में बहुत सारे बहुत बड़े, चाइना में बहुत मतलब भुटपटांग हरकतें होती थी। जैसे एक दो का एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिया था वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ आपसे। ठीक है, सो बड़े लेवल पर इनइक्वालिटीज़ थी, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना था। पॉवर्टी, तो ग्रास रूट लेवल पर पॉवर्टी बहुत हाई लेवल पर थी। ठीक है, अब बहुत खतरनाक करप्शन का लेवल था उस समय। तो इस पॉवर्टी को हटाना है, और इस पॉवर्टी को हटाने के लिए ही ये सारा जो खेल है ना, कंट्रोलिंग कंट्रीज रिसोर्सेज। जब आप कंट्री के रिसोर्सेज को कंट्रोल करोगे ना तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी सरकार, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी ना तब तो फिर गरीबी खत्म होएगी, क्योंकि लोगों के बीच में बराबर बराबर बटेगा। तो फिर पहले तो जिनके पास कम है उनको थोड़ा ज़्यादा दे दो, उसके बाद फिर मतलब हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन हाँ ये होता है कि जिनके पास कुछ नहीं है उनको कुछ तो दे दो। ठीक है, और स्पेशली जिनके पास बहुत सारा होता है, जैसे आप देखोगे इंडिया में भी ऐसा सिस्टम हुआ, लैंड एक्विजिशंस। ठीक है, बड़े लेवल पर हुए आज़ादी के बाद, जिसमें से जिनके पास खूब सरप्लस अमाउंट ऑफ लैंड था उनसे ले लिया गया, उनको एक हेल्दी अमाउंट ऑफ लैंड रखने के लिए कहा गया, और बाकी जो छीना गया वो जिनके पास नहीं था, लैंडलेस लोग थे, उनको दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही डिमांड्स चल रही हैं। आप देखोगे कि जिन रिफॉर्म्स की बात कर रहा था ना मैं, जो इनइक्वालिटीज़ की और जो रिफॉर्म्स की बात कर रहा था मैं, उसमें एक बड़ा पेनफुल प्रैक्टिस था चाइना में, दैट इज फुट बाइंडिंग एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन। तो चाइना की जो आपकी सोसाइटी है ना, ज़्यादातर उस समय की सोसाइटी में जो फादर होता था, पैट्रियार्कियल सोसाइटी होती थी वैसे भी। अब पैट्रियार्कियल सोसाइटी में फादर जो होगा, ही विल बी द सेंटर फिगर। फादर जो है वो बहुत मतलब ही इज़ द एपेक्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग, टॉप डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशन होगा फादर उस समय ना। फादर ने कह दिया कि घूमने नहीं जाना है बाहर तो नहीं जाना है बाहर। ठीक है, फादर ने कहा यहाँ शादी करनी है तो फिर शादी करनी है, भले आप किसी और से प्यार मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम था, पैट्रियार्कियल फैमिली थी, फादर वाज, और यू कैन से फादर एंड एज वेल एज आप कह सकते हैं मेल्स, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में द वुमेन्स वर ऑलवेज सबऑर्डिनेटेड। सबऑर्डिनेटेड मीन्स टू से आपको समझ में आ गया कि वो हमेशा नीचे रहेंगी, वो हमेशा सबऑर्डिनेट में रहेंगी, वो आपके हमेशा पीछे रहेंगे, वो आपसे एक कदम पीछे रहेंगी। क्लियर है? सबऑर्डिनेट का मतलब आपका डेप्यूटी हो गया, आपका जो सहायक हो गया, असिस्टेंट हो गया। ठीक है, फुट बाइंडिंग बहुत खतरनाक, मतलब ये एक तांग डायनेस्टी हुआ करती थी चाइना में। तांग डायनेस्टी के ज़माने में इस तरीके की ऊटपटांग हरकत शुरू करी थी उन लोगों ने। ठीक है, और इसमें माना यह जाता था कि जिन लड़कियों के पैर जितने छोटे होंगे, दे आर वो उतनी ज़्यादा खूबसूरत, उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगी, जिसके चक्कर में पैर तोड़ना शुरू कर दिया बच्चियों के। ठीक है, छोटे छोटे बच्चियों के पैर तोड़ना शुरू कर दिया, और ऐसा माना जाता था कि वो इस तरह से उसको शेप दिया जाए कि कमल के, लोटस के शेप का हो जाए उनका पैर। वो लोटस शेप तो खाक होता था, टूट जाता था, है ना, और वो पेनफुल बहुत ज़्यादा होता था। तो इसी को फुट बाइंडिंग प्रैक्टिस कहते थे। नॉर्मल पैर इस तरीके से दिखता था आपका, देखो। ठीक है, दिस वाज द नॉर्मल फुट इस तरीके से दिखता था। बट आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ द फुट बाइंडिंग की प्रैक्टिस के बाद में एक पैर इस तरीके से हो जाता था। सो दिस वॉज द अपीयरेंस एक्चुअली। अभी ये इसको कैसे करते थे फुट बाइंडिंग के लिए लगभग 5 साल की उम्र से ही, फ्रॉम द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल की एज से जो बच्चियां होती थी उनको क्या है कि बढ़िया पहले गर्म पानी में, है ना, पैर को डुबो के, है ना, थोड़ा सा उसको कोमल करके सॉफ्ट बना के, उसका नेल्स वेल्स बाकायदा काट वाट के, है ना, प्रॉपर, और उसमें और भी जो कुछ भी थोड़ा सा दवाई ववाई मतलब जो भी उनका था वो प्रॉपर लगा के, और उसके बाद क्या करते थे कि उसको पट्टियों वगैरह से, ये स्पेशली जो इस साइड का, मतलब अभी 3D में दिखाना मुश्किल है, बट मैं आपको दिखाऊं कि आपका जो फुट है ना, फुट के जो आपके ये साइड के फिंगर्स हो गए ना, ठीक है, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स जो आपके इधर होते हैं, तो इनको आपको फोल्ड कर लिया, इनको ऐसा फोल्ड, जैसे मान लो अभी मैं कह दूं चलो यही पैर है, तो ये पैर का अंगूठा हो गया आपका, ठीक है, और ये बाकी उंगलियां हो गई,
तो ये इधर की जो उंगलियां हो गई ना, इनको उंगलियों को ऐसा फोल्ड करना शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा फोल्ड करके उनको ऐसा बांध भी दिया बाकायदा, है ना, टाइटली उसको अच्छे से रैप कर दिया उसको सिल्क से, है ना। तो सिल्क का कपड़ा वगैरह लगा के उसको बांध दिया अच्छे खासे से, और उसके बाद उसको ऐसा जूता पहनाया जो इस तरीके का था ही, ठीक है, खतरनाक तरीके का। तो ऐसे शूज़ में उसको रख दिया, और ये अच्छा खासा 15 दिन 20 दिन तक, महीनों तक चलता रहता था, और उसके बाद फिर उसको खोलते थे। दैट वाज वेरी पेनफुल। आप भी देखो, अगर आप ऐसा पैर वैर ऐसा, अरे आप अपने साइज से 1-2 नंबर कम का जूता ही पहन लो और 15 दिन पहन के बताओ कभी क्या होगा, है कि नहीं। तो आपको जूता काटता है कि नहीं, आप बोलते हो, तो उसमें आपको छाले आ जाते हैं आपके पैर में। तो अभी आपको इतना छोटा, ऊपर से आपके पैर को पराठा जैसा बना के मोड़ के उसके अंदर जूते में आपका पैर डाला है, और आपको ऐसा 15-20 दिन तक, महीनों तक उसको ऐसा करना है, तो व्हाट काइंड ऑफ पेन यू विल फील, है ना, कितना दर्द होगा आपको, आप समझ सकते हैं। और ये कुछ दिनों के बाद फिर क्या होता था, इस पैर को खोलते थे और उसके बाद फिर देखते थे कि उसमें कितना प्रॉब्लम हुआ, यानी छाले वगैरह या किस तरीके से जो भी अल्सर वगैरह हो गए, तो उन अल्सर्स को साफ़ किया जाता था, और साफ़ करने के बाद में फिर से वापस से उस पट्टी को लगा दिया जाता था, है ना। वापस से वो पट्टी जो है प्रॉपर उसको रैप करके, और पैर को आपके, मतलब जब तक आपका पैर है ना मतलब इससे टेम्परेरी नहीं, मतलब परमानेंटली कहना चाहिए ना, जब तक आपका पैर परमानेंटली ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक है, पैरालाइज टाइप में नहीं हो जाएगा, तब तक आपको ऐसा पट्टी बांधना पड़ेगा, ठीक है। और जब आपका पैर इस तरीके से मुड़ के, मतलब लगभग ऐसा माना जाता था कि ये 7.5 to 10 सेंटीमीटर इसी के आसपास का जो है वो फिगर है, इससे बड़ा पैर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो पैर सिकुड़ के हाथ, ये जो आपका हाथ है ना, ये जो पंजा है आपका हाथ का पंजा, इससे भी छोटा हो जाता था, ठीक है। और इसको फिर क्या माना जाता था, दैट वाज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ दिस सिंबल इज ना, कितनी खूबसूरती है कि आपके सामने कोई ऐसे पैर करके आ रहा है, तो वो कितना खूबसूरत होगा, बट चाइना में इसको ऐसा खूबसूरत माना जाता था। छोटे पैर की जो लड़कियां होती थी, छोटे पैर की जो वुमेन्स होती थी, उनको बहुत सुंदर माना जाता था, है ना, सिंबल होता था ब्यूटी का। शादी नहीं होती थी, अगर किसी के बड़े पैर निकल गए तो शादी नहीं होती थी, मतलब किसी ने मना किया कि भैया बहुत पेन हो रहा है, नहीं हो पाएगा हमसे, रहने दो, जब नहीं होगी शादी तब देखा जाएगा। तो चूंकि छोटे में क्या होता है कि आपका जो बोन्स, आपका जो बॉडी है वो बहुत फ्लैक्सिबल है, उसको शेप दे सकते हैं, इसीलिए छोटी उम्र से किया जाता था। 5 साल की उम्र से ऐसा शुरू कर दिया जाता था, तो बोन्स जो है वो ईजिली, अभी आप बड़े हो जाओगे, उसके बाद आपके बोन्स में जो मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाएगा, उसके बाद आपकी बोन की फ्लैक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, है कि नहीं, बोन्स रिजिड हो जाएगी, तो टूटेगी, है ना। फिर तो ज़्यादा दिन ऐसे करके रखोगे, पता चला कड़ाक का आवाज आएगा किसी दिन, है कि नहीं, तो टूट जाएगा। तो अभी क्या, बोन फ्लैक्सिबल ज़्यादा होता था, तो उनको मोड़ना आसान होता था, टूटता नहीं था, बल्कि वो बेंड हो जाता था। So this was the practice of foot binding in China, है ना। So foot binding and subordination was there, and there was a demand that this foot binding and subordination should be eradicated, should be uprooted. ऐसा practice खत्म करना चाहिए, ठीक है। Use of simple language in writing, क्यों use of simple language in writing? क्योंकि इसके पहले जो किंग डायनेस्टी था, तो इस डायनेस्टी के लोग पता नहीं क्या इनको भूत सवार था, क्लासिकल चाइनीज में इनका सारा कोर्ट का काम होता था, सारा दरबार का काम जो होता था वो क्लासिकल चाइनीज में होता था। जैसे आज के डेट में अगर मैं आपको बता दूं कि हम सब लोग हिंदी बोलते हैं नॉर्मली, हम भारत के लोग, ठीक है, खासकर नॉर्थ में तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और अभी एक हिंदी का एक और वर्जन है कि आप बहुत शुद्ध ग्रामेटिकली करेक्ट हिंदी बोलो। इसके बाद फिर आप थोड़ा सा अपने रिलीजियस लिटरेचर्स की तरफ जाओगे, वेदास वगैरह की तरफ जाओगे, तो संस्कृत लैंग्वेज मिल जाएगी, ठीक है। तो अब आप बोल दो कि भाई आज से लैंग्वेज, जो रिटन लैंग्वेज इस्तेमाल होगी वो संस्कृत होगी, ठीक है। तो आप में से, मतलब हम में से, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उनको मौन धारण करना पड़ जाएगा, क्योंकि संस्कृत इतनी ज़्यादा आती नहीं है ना। तो यहाँ पर जो किंग डायनेस्टी थी उसमें बहुत क्लासिकल चाइनीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। तो इन्होंने कहा भैया ऐसा है कि सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो राइटिंग में, ये इतना ज़्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट चाइनीज़ हमसे नहीं आता है, ठीक है। तो वहाँ के लोग जो थे वो इस तरह की डिमांड कर रहे थे। इक्वालिटी इन मैरिजेस, शादी विवाह के संबंध में समानता की स्थिति आ जाए बहुत बड़े लेवल पर। वहाँ पर मैरिज को लेके इनइक्वालिटीज़ थी, ठीक है, वुमेन्स को लेके स्पेशली बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ थी, क्योंकि गरीबी इतनी वाइड स्प्रेड थी, ठीक है। तो उसको अप्रूव करना था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू एंड पॉवर्टी, ऑब्वियस ही बात है,
जब तक आप आर्थिक समृद्धि नहीं करेंगे, जब तक आप आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको गरीबी दूर करने का तो फिर जो विजन है उसको छोड़ ही देना चाहिए ना, वो तो आप पा ही नहीं पाओगे। बिकॉज जितना ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आप गेन करेंगे, उसी प्रॉस्पेरिटी के रेशियो में आपके यहाँ गरीबी, उसी प्रॉस्पेरिटी के उसी के रेशियो में आपके यहाँ जो पॉवर्टी है उसको आप इरेडिकेट कर पाओगे। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें कैसे, आपने देख ही लिया, बाय कंट्रोलिंग कंट्रीज रिसोर्सेस, देश के संसाधनों को, देश के रिसोर्सेस को कंट्रोल करे सरकार, और इस तरीके से वहाँ आर्थिक असमानता को, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर करे, खत्म करे उसको। क्लियर है? चलो भाई, अब इस बड़ा ये जो बहुत बड़े लेवल पर 4 मई का मूवमेंट हुआ ना, तो इस 4 मई के मूवमेंट के दौरान ये जो बहुत स्टूडेंट्स और तमाम हर सेक्शन चाइना में जो इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स का जो ग्रुप है, दिस May 4th मूवमेंट वॉज ग्रेजुअली स्प्रेडिंग, तो अभी ये फैल रहा था। तो इसी 4th मई मूवमेंट से निकल के आएगा आपका कोमितांग KMT, ठीक है, जो आप कह दो मैं कि चाइना का पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, ये भी कह दो चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी। अनदर नेम फॉर दिस KMT इज चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी, चाइना का राष्ट्रवादी पार्टी। सो दिस पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1919, ठीक है, फॉलोइंग दिस 4th मई मूवमेंट, ओके। एंड द एज आई सेड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि अभी बात करेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो यात्सन जो है, यात्सन की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो राजनीतिक विचारधारा है, उस राजनीतिक विचारधारा के ऊपर पूरी पार्टी बेस्ड थी। तो मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि इट वॉज द बेड रॉक, मीन्स द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ सन यात्सेन वॉज द बेड रॉक, वॉज द फाउंडेशन ऑन विच द चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड, ठीक है। तो चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी का पूरा जो पिलर है, पूरा जो नीचे फाउंडेशन है, पूरा जो नीचे नींव रखा हुआ है, वो इनकी आइडियोलॉजी के ऊपर रखा हुआ है। और इनकी आइडियोलॉजी को अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो इनकी आइडियोलॉजी में कौन कौन सी 3 चीज़ें आपने जो पढ़ ली अभी, उसके पहले नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म, ये बेसिक आइडियोलॉजीज थी। उसके अलावा इनका जो विजन था, उस विजन में इन्होंने कहा था कि देखो ऐसा है कि पार्टी को 4 चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है, 4 थिंग्स। सो पार्टी आइडेंटिफाइड द 4 ग्रेट नीड्स, 4 ऐसी इंपॉर्टेंट नीड्स हैं, आवश्यकताएं जिनको पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है क्लॉथिंग, फूड, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। एवरीवन शुड गेट क्लॉथिंग, सबको कपड़ा मिलना चाहिए। तो जब ये 4 शब्द लिखे हुए हैं तो ये इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आप पहचानो, ये मत पहचानो कि कपड़ा खाना क्या है, ये पहचानो कि किस लेवल पर प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो मतलब कपड़ा भी पहनने को नसीब नहीं होता था, ठीक है, देयर वाज नो प्रॉपर क्लॉथिंग वाज अवेलेबल टू एवरीवन, मींस हर किसी को कपड़ा भी अवेलेबल नहीं होता था, उपलब्ध नहीं होता था, ठीक है। तो अगर हर किसी को कपड़ा भी उपलब्ध नहीं होता था, तो अब आप समझ सकते हैं कि गरीबी का जो स्तर होगा वो क्या होगा। क्लियर है? तमाम देशों के साथ ऐसा था उस समय, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में भी सबको कपड़ा पहनने के लिए अवेलेबल नहीं होता था, ठीक है, या फिर आप कह दो कि मतलब एक अच्छा कपड़ा तो नहीं होता था पहनने के लिए अवेलेबल, ठीक है, तभी तो गांधी को धोती पे घूमना पड़ा। सो क्लॉथिंग शुड बी इट शुड बी मेड अवेलेबल फॉर एवरीवन, ठीक है, सबके लिए उपलब्ध कराना चाहिए इसको। फूड, खाना सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, फूड, भोजन सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। हाउसिंग सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी होना चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान जैसा तो अब आज के डेट में भी है, रोटी कपड़ा मकान ही है, उसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन जोड़ दिया इन्होंने। ट्रांसपोर्टेशन इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आइडियाज़ इसी से स्प्रेड होंगे, ठीक है, और जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भी इस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही फैलेगा। और उस समय तक ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स हो चुका था इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है अगर आपको, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन और जोड़ दिया इन्होंने कि ट्रांसपोर्टेशन जो है दैट इज़ एक्चुअली द इंडिकेशन कि आप हाँ डेवलपमेंट करेंगे, और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए उसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके अलावा रोटी कपड़ा मकान चाहिए, रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, ठीक है, जो आज के डेट में भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट नीड बनी हुई है, ठीक है ना। शुरुआत में आप अगर किसी से कहोगे ना कि कौन सी बेसिक नेसेसिटीज़ है दुनिया में, बेसिक का मतलब मोस्ट बेसिक नेसेसिटीज़, मोस्ट का मतलब मोस्ट, जिनके बिना इंसान रह ही नहीं सकता है, मतलब अगर इनके बिना भी इंसान है तो फिर
आप कुछ भी कहो कि पता नहीं क्या है उसके साथ, क्या दुर्भाग्य है उसका, या क्या पिछले जन्म में कितनी गलतियां करी होंगी उसने कि इस जन्म में उसको खाने रहने और कपड़ा पहनने के लिए तक नहीं मिला। क्लियर है? तो ये बेसिक चीज़ें। या फिर आप ये भी कह सकते हो ना, आप अगर साधु बन जाओ ना तो आपको इन चीज़ों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? तो भी भोजन तो चाहिए होगा ना यार, थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ अमाउंट में फूड तो चाहिए होगा ना। हाउसिंग छोड़ दो, क्लॉथिंग छोड़ दो, फिर भी फूड के बिना तो नहीं काम चलेगा ना। बॉडी को सस्टेन करने के लिए फूड तो चाहिए होगा, पर फूड अरेंज हो जाता है ना। फिर जिसको कुछ नहीं चाहिए, हाउसिंग और क्लॉथिंग नहीं चाहिए, उसको जंगल वंगल में कहीं ना कहीं भिक्षा मांग के भी कुछ ना कुछ तो ही और शी कैन अरेंज। नाउ the principles, the ideologies which were actually formed or founded by, made by Yat-sen, वो इसका बेडरॉक बन गया पार्टी का। आगे जाके जब आप देखोगे 1925 के आसपास अभी सन यात-सेन की डेथ हो जा रही है। हालांकि आगे जो मतलब वीडियो में जो पॉइंट्स कवर करने वाला हूं, इसका मतलब ये नहीं कि अब सारा इंसिडेंट हम कवर कर रहे हैं सन यात-सेन की डेथ के बाद का। बहुत सारी चीजें मैं पार्टी के शुरू होने के बाद से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, चूंकि अभी पार्टी फाउंड हुई ना, तो पार्टी अभी ताज़ा फाउंड किया, तो उसका एक क्विक आपको पता चल गया कि कब से कब तक था वो पार्टी, मतलब कब से कब तक वो पर्सन था उस पार्टी में जिसने उस पार्टी को फाउंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो दिस पर्सन, दिस यात-सेन, ही डाइड इन 1925, अराउंड 1925 के आसपास मर जाएगा। और उस 1925 के बाद, इसके डेथ के बाद में 1926 से लेके 1928 तक, ठीक है, ये जो पार्टी है, इस पार्टी का लीडरशिप रहेगा एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है जिसका नाम है चियांग काई शेक। ठीक है, सो चियांग काई जो है, मिस्टर चियांग, इनके हाथ में चला जाएगा। और मिस्टर चियांग इसके बाद किस बात पर ज़्यादा ध्यान देंगे? मिस्टर चियांग इस बात पर ध्यान देंगे कि अब स्ट्रेंथनिंग की जाए। वो जो कह के गए थे यात-सेन कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट तेजी से होना चाहिए, और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को अब आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग जो किंग डायनेस्टी के अभी भी, है ना, बचे कुचे नुमाइंदे हैं या उसको फॉलो करने वाले, या फिर आप कह दो इंडिपेंडेंट टाइप के वॉर लॉर्ड्स लोग थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट टाइप के वॉर लॉर्ड्स लोग थे। ये वो वॉर लॉर्ड थे जो जिनका अपना एक इंडिपेंडेंट आर्मी था, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम में तो यही होता है ना, एक राजशाही में इसी तरीके का होता है कि राजा के नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट रूलर्स, उनका अपना आर्मी, इस तरह से पूरा फ्यूडल सिस्टम जैसा। वैसे ही वहाँ पे चाइना में भी था, वैसे ही जापान में, दुनिया भर में ही ऐसे चला है। तो यहाँ पर ये जो इंडिपेंडेंट वॉर लॉर्ड्स थे, इनसे निपटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अदरवाइज आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। वो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट ही बन के रह जाएगा, वो मटेरियलाइज हो ही नहीं पाएगा, वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाएगा। इसलिए ये नॉर्थ की तरफ कैंपेन करना शुरू करेगा। क्लियर है? मिलिट्री कैंपेन शुरू करेगा चियांग काई शेक, ठीक है, स्पेशली नॉर्थ पार्ट की तरफ, ताकि उस पार्ट का यूनिफिकेशन हो पाए, ताकि उस पार्ट में जो रिपब्लिकन आइडियोलॉजी है वो स्प्रेड हो पाए, और जो वॉर लॉर्ड्स हैं, जो इंडिपेंडेंट मेंटालिटी के लोग हैं, जो चाइना के इस डेवलपमेंट में और यात-सेन के वो जो आइडियोलॉजीज़ हैं, ठीक है, सोशलिज्म वाली, है ना, इकोनॉमिक इक्वालिटी वाली, वो सब कुछ धरी की धरी रह जाएगी, इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगी। क्लियर है? तो वॉर लॉर्ड्स को ख़त्म क्या करेगा ये, ठीक है, और इसके साथ साथ आगे जाके इसमें जो कम्युनिस्ट लोग आ जाएंगे, इनको भी एलिमिनेट करेगा। क्लियर है? एलिमिनेट कैसे करेगा, क्यों आ रहे हैं, वो सब अभी आप देखोगे। क्लियर है? चलिए, अब हम यहां से जो बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें जो डिस्कस हो रही हैं वो यात-सेन के डेथ के बाद से डिस्कस हो रही। अब पार्टी के बारे में बात करना चाह रहा हूं मैं, या मैं कह दूं कि अब पार्टी के बारे में डिस्कशन शुरू हो रहा है कि जो नेशनलिस्ट, चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी बन रही है ना, इस चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी ने किस तरीके से चाइना में रिकंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी शुरू करी। क्लियर है? क्या क्या हुआ अब, ठीक है, मैं 4th मूवमेंट के बाद और इंपीरियल डायनेस्टी को अप्रूव करने के बाद। क्लियर है? सो ही प्रिपेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो यहाँ पे एक संविधान बन के आया। क्लियर है? सो ही प्रिपेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेल्प ड्राफ्ट अ पार्टी प्रोग्राम। क्लियर है? तो इन्होंने सबसे पहले दो चीजें करी कि एक संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी फंडेड कॉन्स्टिट्यूशन है, या पार्टी स्पॉन्सर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसा जापान में हुआ ना, जो यूनानिमसली एक्सेप्ट हो गया और इंप्लीमेंट भी हो गया, वैसा वाला नहीं। क्योंकि यहाँ बहुत सारे, अभी चाइना की पॉलिटिकल सिचुएशन को समझ लो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पार्टी बन गई, चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी बन गई और सारे लोगों ने, अब भी पिक्चर बहुत लंबी है, अभी तो बहुत डिफरेंसेस हैं, इतने वॉर लॉर्ड्स हैं, इतने लोकल इंडिपेंडेंट आप कहते हैं लैंड लॉर्ड्स हैं, या अपनी अपने आप में अथॉरिटीज़ हैं, मिलिट्री
जनरल्स हैं, जो अपने आप को इतना बड़ा चाइना था, ठीक है, उसको आसानी से यूनाइट कर लेना इतना, है ना, जल्दी हो जाता अगर, तो फिर तो कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती भी नहीं ना। तो ये जो पार्टी स्पॉन्सर्ड या चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी स्पॉन्सर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बनाया गया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया, क्लियर है, और पार्टी का एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, एजेंडा बनाया कि हम किस तरीके से आगे जाके अपने रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जो नेशनल पॉलिटिक्स में आगे होने वाला है, ठीक है, वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और हमारा जो प्रोग्राम सेट कर रहे हैं हम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बना रहे हैं, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इसी के अकॉर्डिंग होगा, क्लियर है। सो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से था, कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन मॉडल ऑन सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पे कम्युनिस्ट हो जाए, चलो थोड़ा बहुत एक आध लेटर्स यहाँ होंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने ये कहा कि भाई अब ये जो आपका आगे कार्यक्रम चलेगा ना, वो कार्यक्रम कैसा चलेगा, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सेंट्रलाइज गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। मीन्स ऑल द पावर विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब वो वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, वो पहले वाला, ठीक है। इस सेंट्रलाइज सिस्टम में चाइना में बाकायदा छोटे छोटे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज टाइप की बनेंगी, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज, छोटी लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वैसा ही जैसा आम तौर पर उस समय वेस्टर्न मॉडल में कॉन्स्टिट्यूशन बनता था और वेस्टर्न मॉडल में जो गवर्नेंस चलता था, कुछ वैसे ही इन्होंने भी यहाँ पे बनाया, क्लियर है। चलो, मॉडल्ड ऑन द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, तो गवर्नमेंट जो काम करेगी उसमें क्या होगा कि ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस हो जाएगी, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। ये देखो, ये जो सोवियत नाम आया ना, सोवियत यहाँ से आया ही है, क्योंकि सोवियत का मतलब होता था छोटे छोटे गांव का ग्रुप कह दो आप, ठीक है, जहाँ पर कलेक्टिव ओनरशिप होती थी, है ना। खेतों का, बड़े खेत हो गए, बड़े खेत में कुछ चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो कलेक्टिव ओनरशिप रिसोर्सेज की होती थी। और इन कलेक्टिव मतलब कोऑपरेटिव टाइप का एक आप शब्द जो है उससे रिलेट कर सकते हैं इसको सोवियत से। तो जैसा सोवियत में कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस मॉडल में डेवलपमेंट शुरू किया था, सेम उसी मॉडल में डेवलपमेंट आपकी नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी भी करना शुरू करेगी। नेशनलिस्ट चाइनीज़ पार्टी, नॉट कम्युनिस्ट, चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी उसी तर्ज में यहाँ पे डेवलपमेंट करना शुरू करेगी, क्लियर है। नाउ विद अ पावर सेंट्रलाइज इन स्मॉल इलेक्टेड ग्रुप, देख लो अभी बड़ी बड़ी बात मैंने कहा था ना, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, ये वो, तो मैंने इसीलिए कहा था आपको कि जब मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो आप अपने समय के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से, अपने समय के कॉन्स्टिट्यूशन से उसको लिंक नहीं कर लेना तुरंत, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उसमें अभी बहुत, है ना, पावर ऐसे ही नहीं दे देंगे सबको, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो इतने विजनरी थे कि उनको पता था कि अभी पावर सबको देना ठीक नहीं है। एक्चुअल में दोनों चीज़ें थी, थोड़े बहुत एम्बिशियसनेस भी थी, और ये भी पता था कि भाई अभी इनको पता ही क्या है, अगर सबको डेमोक्रेसी बता दी जाएगी कि चलो आओ वोट डालना शुरू करो, तो ग्रास रूट लेवल का जो लेबर है, पीजेंट है, वो कैसे वोट में पार्टिसिपेट करेगा। तो स्मॉल, एक छोटा इलेक्टेड ग्रुप जो था, ठीक है, जिसमें एक बाकायदा हायरार्की होती थी। मैंने कहा ना यहाँ पे कि एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सिस्टम होगा। इस सेंट्रलाइज गवर्नमेंट सिस्टम में छोटे छोटे प्रोविंसेस डिवाइड कर दिए गए। इन प्रोविंसेस की अपनी काउंसिल्स होती थी, कम्यून कह दो आप, या काउंसिल्स होती थी, ठीक है, या कमिटीज होती थी यहाँ पे, ठीक है। तो एक कम्युनिस्ट, एक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट बन गई, जैसा नॉर्मली कम्युनिस्ट मॉडल में होता है कम्युनिस्ट सरकारों में। एक एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बन गई, और वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी अपने नीचे हायरार्की में बहुत सारे ज्योग्राफिकल टेरिटरीज में ऑफिसेस को डिवाइड करेगी। इन ज्योग्राफिकल टेरिटरीज, या जिन्हें आप कह दो दूसरे शब्दों में प्रोविंसेस, यहाँ पर भी छोटी छोटी कमेटीज बनेंगी, जो कमेटीज इसी सेंट्रलाइज, इसी ग्रुप, इसी जो टॉप जो ग्रुप है ना, इलेक्टेड ग्रुप, इसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे यहाँ पे ऑफिसर्स। तो ये लोग यहाँ पर नॉर्मल जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको करेंगे, क्लियर है। और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन या पूरा यहाँ का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो कैसे रन होगा, वो डिसाइड करेगा कौन आपका, वो सेंटर डिसाइड करेगा, केंद्र डिसाइड करेगा, क्लियर है। सो वॉट एवर डायरेक्शंस दीज कमिटीज, दीज स्मॉल कमिटीज ऑफ प्रोविंशियल लेवल विल गेट फ्रॉम द टॉप हायरार्की, है ना, अपने सीनियर से जो कुछ भी उनको ऑर्डर्स मिलेंगे उसी को ये यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये एग्जीक्यूशन का मॉडल बनेगा,
एग्जीक्यूशन का जो मॉडल बनेगा वो इस तरीके से रहेगा वहां पे, क्लियर है। ही एडवोकेटेड अ सेक्युलर एंड रेशनल दिस वर्ल्डली कन्फ्यूशियनिज्म। अभी हर जगह पर, जापान में भी यही हुआ, ठीक है, दुनिया में भी यही हुआ, हर जगह पर आप देखोगे जब सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं ना, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं ना, तो उस समय एक दूसरा टूल भी आ जाता है, रिलीजन, या मैं कहूं एक ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल भी आ जाता है जो लोगों के साइकोलॉजी को, ठीक है, चेंज करने, लोगों के बिहेवियर पैटर्न को चेंज करने, लोगों को रेगुलेट करने, कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, तो भारत में भी यही कर रही है, जापानीज़ भी यही कर रहे थे, क्लियर है। जापानीज़ का आगे इसी चैप्टर में आप देखो जो लास्ट टॉपिक आ रहा है कोरिया का, तो जब कोरिया में जापान का एडवांसमेंट होगा तो कोरिया की पूरी हिस्ट्री को ही ख़त्म करना चाहेगा जापान, पूरा कोरिया को जापान बनाने के ऊपर तुल जाएगा। अच्छा हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार, मतलब अच्छा तो नहीं हुआ, बट ये कि हाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गए, और फिर कोरिया, क्योंकि हारने के बाद तो बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो गया ना, जापानीज़ जो कर रहे थे उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दुनिया को दे के चला गया, है कि नहीं। आप अमेरिका और सोवियत रूस की बात करो, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में डिवाइड हो गए। एक कोरिया जो पूरा रूल होता था हमेशा, पूरा एक यूनाइटेड कोरिया था, वो 38 पैरेलल से डिवाइड हो गया, तो हम बात करेंगे उसके ऊपर आगे जाके। चलो, तो ही एडवोकेटेड सेकुलर एंड रेशनल, मतलब उस समय चाइना में कॉन्फ्यूशियनिज्म या कॉन्फ्यूशियस एक बहुत बड़े सोशल विचारक हैं, रिलीजियस रिफॉर्मर हैं कह दो आप, एक बहुत बड़े एनलाइटेंड सोल हैं, है ना। तो उन्होंने एक धर्म चलाया जो मोनोथिस्ट के ऊपर है, या मोनोथिस्ट भी नहीं कह सकते आप, है ना, जो शून्यवाद के ऊपर है, मतलब इम्पर्सनल थ्योरी को वो एक्चुअली करता है ना, मतलब निराकार, कोई मतलब ईश्वर को वैसे अलग से स्थापित नहीं करता है जैसे सामान्य हिंदू धर्म और तमाम कुछ और धर्मों में है। तो यहाँ पर वही है। तो इसी कॉन्फ्यूशियस धर्म को प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, क्लियर है। तो इन्होंने कहा कि यार देखो ऐसा है कि धर्म ऐसा होना चाहिए विच इज़ डीलिंग विद दिस वर्ल्डली कॉन्फ्यूशियनिज्म। नॉर्मली रिलीजन कॉन्फ्यूशियस या इनका जो धर्म है वो क्या सिखा रहा था, वो यही धर्म सिखा रहा था कि दुनिया से बाहर निकलो। दुनिया से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि आत्महत्या कर लो, दुनिया से बाहर निकलने का मतलब ये है कि आपको ये जो आपका दिमाग है, आपका जो माइंड है, इस माइंड में जो आप एक संसार बना के रखे हो ना, इस माइंड में आपके जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पर जो आपकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो किधर है, वो आपको इस दुनिया की तरफ लेके जा रही हैं, इस दुनिया में, और आपको एनग्रॉस कर रही हैं। आपको बाहर निकलना है। आपकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस जो हैबिट्स हैं, जो एफर्ट्स हैं, वो ऐसे होने चाहिए जो आपको एक्चुअली एज पर कॉन्फ्यूशियनिज्म आपको बाहर जाना है, लेकिन इनका मतलब ये है कि आपकी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जिनसे आप इन दुनिया में भी डील कर पाए ना। मतलब आप धर्म के लेवल पर इतने अच्छे लेवल में स्थित हों कि उस धर्म की जो पावर है उसको आप इस्तेमाल करें अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशंस में, डे टू डे अफेयर्स में, अपनी पब्लिक डीलिंग्स में, अपने जो मटेरियल एक्सचेंजेस हैं उनमें करें वो सारी चीज़ें, क्लियर है। और साथ साथ इन्होंने कहा एक तरफ धर्म को और लोगों को इस संसार से जुड़ी हुई चीज़ें करने के लिए, वर्ल्डली रिलीजन से जुड़ने के लिए कहा, दूसरी तरफ देश को मिलिटराइज करने की, सैन्य ताकत बनाने की भी बात शुरू हो रही, ठीक है। मिलिट्री पावर, कंट्री को मिलिट्री पावर भी बनाना है और इसके लिए बड़े लेवल पर रूस से सहयोग भी लेना शुरू कर देगा चाइना, बड़े लेवल पर रशिया से सहयोग लेना शुरू कर देगा, सोवियत रूस से। यहाँ पर मिलिट्री एकेडमीज इस्टेब्लिश होंगी। एक्चुअल में जब आपकी ये पार्टी बनी थी ना, उस पार्टी में सबसे पहले जो चैंकाई शेख था ना, सबसे पहले जनरल बना ही था, है ना। जो उस समय सबसे पहले मिलिट्री एकेडमी इस्टेब्लिश हुई थी उसमें इसको जनरल का ही रोल दिया था यत्सेन ने, ठीक है। तो आप देखोगे कि मिलिट्री को भी ये प्रमोट करना शुरू करेंगे। चलिए, टू प्रमोट द कल्चरल रिफॉर्म एंड न्यू कन्फ्यूशियनिज्म, ठीक है, मोरालिटी टू यूनाइट चाइना, है ना। अब ये पर्पस क्यों था, ये रिलीजन जो लेके आ रहे हैं, ये रिलीजन बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को हम ख़त्म कर सकें, और इन डिफरेंसेस को ख़त्म करने के बाद चाइना में एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट एस्टैब्लिश कर सकें। ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट जो हो वो किस बेसिस पर हो, वो एक नए कन्फ्यूशनिज्म के ऊपर बेस्ड हो, जो कैसा हो, जो इस मटेरियल वर्ल्ड के साथ में डील करता हो, क्लियर है। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट हो जो चाइना को यूनाइट करने वाला हो, क्लियर है।
तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक नियो कॉन्फ्यूशनिज्म का मूवमेंट भी शुरू किया इन्होंने। इसमें इनकी वाइफ भी बहुत कुछ हेल्प कर रही है इनकी, ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ इनकी वाइफ ने हेल्प किया चियांग काई शेक की, है ना। और उस समय इन्होंने 4 ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो नियो कॉन्फ्यूशनिज्म से इन्होंने डराइव किए और उसको एस्टैब्लिश किया। क्यों? ताकि लोगों का जो सिविलाइज्ड वे है, लोगों का जो मोरल लाइफ है, लोगों का जो डे टू डे लाइफ है, उसको ये रेगुलेट कर सकें। समझ रहे हो? वही ब्रेन वॉशिंग वाला सिस्टम चल रहा है एक तरीके से, कह सकते हो कि मतलब लोगों के आचरण को, लोगों की जो पर्सनल सोशल लाइफ है, डे टू डे एक्टिविटी है, थॉट प्रोसेस है, माइंड है, उसको भी रेगुलेट करने की, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तभी तो आप बड़े लेवल पर ये जितना भी मिलिटराइजेशन कर रहे हो वो जस्टिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्या चीजें थी? 4 चीजें थी, ली, यी, लियान, ची। ये चाइनीज में बोला मैंने अभी, ठीक है ना, तो मुझे भी चाइनीज आने लग गई काफी कुछ। इसका मतलब था प्रॉपर राइट, यानी प्रॉपर जो भी आप रिचुअल, जो भी आप डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं ना, वो प्रॉपर का मतलब जस्टिफाइड होने चाहिए, आपको पता होनी चाहिए आप क्यों कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, और वो करो भी। ठीक है, क्योंकि बहुत बार, कई बार रिचुअल्स जो होते हैं ना, वो आपके डिसिप्लिन को बनाने वाले होते हैं। आपकी लाइफ में जो डिसिप्लिन आता है ना, वो इन्हीं की वजह से आता है। ठीक है, सेकंड चीज राइटियसनेस और जस्टिस। जो कुछ आप कर रहे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा बुरा में अंतर क्या है। ठीक है, तो राइटियसनेस ध्यान रखना। सो राइटियसनेस और जस्टिस मतलब जो भी चीज करो ना, वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए, क्लियर है, तर्क संगत होनी चाहिए। ऑनेस्टी एंड क्लीनलीनेस, ईमानदारी तो आपको समझ में आएगी। क्लीनलीनेस का मतलब होता है इंटरनल और एक्सटर्नल क्लीनलीनेस। ठीक है, थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल हो रहा है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा मटेरियल से दूर जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा चाइना में क्या पढ़ रहे हैं, तो हाँ, क्लीनलीनेस का मतलब है एक तो आपकी इंटरनल क्लीननेस होती है ना, कि आपको माइंड से, वर्ड से, डीड से अपने क्लीन रहना है। और दूसरी चीज़ हो गई कि भैया नहा धो के रखो, अपने आप को साफ सुथरा रखो, है कि नहीं। जब आप कैमरे के सामने आओ और जब आप, है ना, पब्लिक लाइफ में जाओ, तो आप दिखो कि हाँ ठीक है, साफ सुथरा व्यक्ति है, नहा धो के आया है। ऐसा नहीं कि आप उठ के चले आओ बिना ब्रश किए और आप भाषण देने लग जाओ, तो जो कुछ भी सुनना था लोगों को वो भी नहीं सुने। क्लियर है? सो क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन। शेम का मतलब ये नहीं कि आपको शर्म महसूस करनी है, आपको अच्छे और बुरे के बीच का फर्क समझ में आना चाहिए। शेम का मतलब ये होता है, कहते हैं ना, आप बहुत शर्मा रहे हो, तो शर्माने का मतलब है कि वो व्यक्ति क्या है, थोड़ा सा अपने एक कंफर्ट जोन में जा रहा है। कंफर्ट जोन में क्या? क्योंकि यूजुअली जो करता था या करती थी वो अभी नहीं है, वो अभी थोड़ा सा चेंज सर्कमस्टेंसेस है जिसमें उसको वो करना है जो अभी तक उसने नहीं किया। तो करने के पहले थोड़ा सा आप वो एक कंफर्ट जोन बनाओ और देखो कि जो आप करने जा रहे हो वो सही है गलत है। तो सही और गलत के बीच का फर्क महसूस करना ही शेम था एक्चुअल में। यहां पर शेम का मतलब वही है, ध्यान रखना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शेम का कुछ और मतलब नहीं होगा, हो सकता है शर्म महसूस करना या जो आपने गलत किया उसके ऊपर आपको गिल्ट फील करना, वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जो मिस्टर चियांग का वर्जन है शेम का, उसमें उनका ये कहना है कि आपको थोड़ा सा जो गलत अगर है कुछ और जो सही है उसके बीच का डिफरेंस समझ में आ जाए, तो आपको समझ में आ जाए कि अरे हाँ, ये नहीं करना है और ये करना है। ठीक है, तो जो नहीं करना है उसकी तरफ से थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्शन देना शुरू कर दो। तो बड़े लेवल पर चाइना में ये रिफॉर्म्स जो है वो सोशल रिफॉर्म्स होने शुरू हो गए यहाँ पे। क्लियर है? वुमेन्स को उन्होंने एनकरेज किया। ठीक है, ही एनकरेज वुमेन टू कल्टिवेट द 4 वर्च्यू ऑफ चेस्टिटी, अपीयरेंस, स्पीच एंड वर्क। क्योंकि देखो, किसी भी कंट्री के सिविलाइजेशन में, किसी भी कंट्री के सोशल अपलिफ्टमेंट में वुमेन ऑलवेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दैट इज अनडिनाएबल। ये कभी आप इसको डिनाई कर ही नहीं सकते, है ना। बिकॉज वुमेन, आप देखेंगे कि देखो यहाँ पे अभी हम सोशल रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पढ़ रहे हैं कि चाइना में जब चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी आ रही है, तो एक तरफ तो वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग में ध्यान दे रही, दूसरी तरफ वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में ध्यान दे रही, लेकिन तीसरी तरफ वो चाइना में सोशल जो बेस है वो भी बनाने की कोशिश कर रही है। लोगों को मोरली और एथिकली जो है अपलिफ्ट होने की बात भी कर रही है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वुमेन्स की। वे अगर महिलाएं जो हैं दे आर चेस्ट। ठीक है, जब चेस्ट की बात आती है, चेस्ट का मतलब होता है ऑनेस्ट इन देयर कैरेक्टर नॉर्मली। ठीक है, तो अपने कैरेक्टर में ऑनेस्ट होना, अपने कैरेक्टर में जेन्युइन होना इज कॉल्ड चेस्टिटी। ठीक है, हिंदी में कहें सती सावित्री। ठीक है, तो सती सावित्री है ऐसा, अब ये शब्द नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसे लोग थे। ठीक है, तो डेफिनेटली दे विल
प्रोड्यूस अ वेरी गुड जनरेशन। आने वाले समय में जो जनरेशन आएगी उनसे, दैट जनरेशन विल ऑल्सो बी, है ना, वो जनरेशन भी ऐसी ही होगी। आपने बहुत सारी वुमेंस के हिस्ट्री में नाम सुने ही होंगे, और वो सारी वुमेंस जो है वो इसी तरीके से हैं, यानी कि उन्होंने बहुत ही जो उनके आने वाली संतानें थी उनको बहुत एक महान व्यक्ति बनाया। क्यों? अपने गुणों की वजह से महान बनाया। और ये देखोगे ना कि आपके बहुत सारे लिटरेचर्स जो है ना, इन लिटरेचर्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब इफ़ यू रीड भगवद गीता तो वहाँ भी ये बहुत सारी चीज़ें मेंशन है इस तरीके से, ठीक है, कि दैट वुमेन शुड मेंटेन देयर, यू नो। अब ये इसको अलग डिबेट में मत लेके जाओ, क्योंकि अलग डिबेट में का मतलब है कि, है ना, मैन शुड ऑल्सो मेंटेन देयर कैरेक्टर। भाई बात कैरेक्टर पे जब आती है तो दोनों पे इक्वली लागू होती है, जेन्युइननेस दोनों के लिए, इसमें वुमेन और मैन बटे नहीं है, ठीक है। लेकिन वुमेन शुड डेफिनेटली, अभी देखो मैं जिस एरा की बात बता रहा हूँ ना, उस एरा से रिलेट करके इसको देखो। इसको अभी प्रेजेंट एज में वुमेन एम्पावरमेंट और इन सब से लेके नहीं देखना। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने विचार थोप रहा हूँ आपके ऊपर, पर्टिकुलरली जो चियांग कह रहे हैं, है ना, उस जमाने में उसकी बात मैं बता रहा हूँ आपको। और वो चूंकि जस्टिफाई करके कह रहे हैं तो मैं भी जस्टिफाई करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब इतिहास में आपको एज इट इज बिना किसी मैनिपुलेशन के पास करने की कोशिश कर रहा हूँ बस आप तक, ठीक है। सो दिस वॉज एक्चुअली द विजन। अपीयरेंस में उनको थोड़ा सा बढ़िया डेलिकेट दिखना चाहिए। अब इसमें तो थोड़ा सा बोलना पड़ेगा ना, अपीयरेंस में टूटे पाँव लेके कितना बेटर दिखेंगी, बट ठीक है, चलो, है ना। अपीयरेंस में भी प्रॉपर दिखना चाहिए, बाल में वो सुई हुई लगा के, ठीक है। स्पीच और वर्क, अपने काम में और अपने वर्क में, अपने क्या नाम है, स्पीच में एक डेलिकेसी और जो है वो एक इफेक्ट जो है वो होना चाहिए। तो वुमेन्स के लिए भी, और देखो चूंकि इसमें क्या है, क्यों वुमेन्स में इंक्लूड हो रही, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, क्योंकि चियांग काई शेक की जो वाइफ थी ना, वो बहुत इन्वॉल्व होकर इस मूवमेंट में हेल्प करेगी चियांग काई शेक की। क्लियर है? दीज सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, ठीक है, was helped along by the spread of schools and universities. इन कल्चरल चेंजेस को उस समय के जो विद्यालय खुले, यूनिवर्सिटीज़ खुली, वहाँ के टेक्स्ट बुक, वहाँ के कल्चर के थ्रू, वहाँ की ट्रेनिंग के थ्रू प्रमोट किया गया, स्प्रेड किया गया, ताकि आने वाली जनरेशन में वो चीज़ें फैलें। धीरे धीरे जर्नलिज्म भी ग्रो करना शुरू करेगा, आपको देखो, ठीक है, वहाँ पे। और इस जर्नलिज्म में जो थीम पॉइंट जो मिलेगा आपको, वो भी यही मिलेगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ग्रोइंग अट्रैक्शन ऑफ दिस न्यू थिंकिंग। इस जर्नलिज्म में उस समय का जो साहित्य है, वो साहित्य भी इन्हीं सारी चीज़ों से मिला जुला रहेगा। क्लियर है? पॉपुलर लाइफ, उस समय एक मैगजीन होती थी, ठीक है, लाइफ करके ऐसा मैगजीन होता था वहाँ पे, ठीक है, एक वीकली मैगजीन होता था, विच वॉज एडिटेड बाय जाओ त्योन, ठीक है। सो लाइफ करके एक मैगजीन होता था, वीकली मैगजीन होता था, जो उस समय एडिटेड होता था। और ये बेसिकली शुरुआत में तो बहुत कम आप कह सकते हैं कि इसको रिसीव किया गया, एक्नॉलेज किया गया या एक्सेप्ट किया गया, लेकिन ग्रेजुअली चूंकि ये इन्हीं आइडियाज़ को प्रमोट कर रहा था, और ये आइडिया धीरे धीरे वहाँ पर, स्पेशली जो आपका अपर क्लास है, उसमें इतने बड़े लेवल पर फैलने शुरू हो जाएंगे। और ग्रास रूट लेवल के लोग भी जो है, इवन जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो पुअर सोसाइटी है वहाँ पे, ठीक है, वो भी अब चूंकि फॉलो तो अपर क्लास को ही करता है ना, सब कोई, है कि नहीं भी। आपके सेलिब्रिटी अगर जीन्स में थोड़ा सा फटा हुआ वाला पहन के निकलेंगे तो आप भी निकलोगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया है ना, क्योंकि आप वही देख के करते हो। दुनिया में जो बड़ा व्यक्ति करता है ना, जो पैसे वाला व्यक्ति करता है, या दुनिया में जो बहुत नाम वाला व्यक्ति करता है, वही आप करते हो। मोदी जी जो है ना, वो अपना एक जैकेट पहनते हैं ना, तो वो जैकेट अभी फेमस हो गया क्योंकि वो पहनते हैं बेसिकली। तो समझ रहे हो, जो दुनिया में बड़ा व्यक्ति करता है, दुनिया में जो एक फेमस पर्सनालिटी करता है, वो एक एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है, और वो एग्जाम्पल फिर बाकी लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन हो रही है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये मैगजीन जो है वो इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। क्लियर है? इन मैगजीन्स में ना सिर्फ चाइनीज स्कॉलर्स जो कह रहे हैं, या चाइनीज जो वर्जन है सोशल और कल्चरल चेंजेस का, वो, बल्कि आप देखोगे कि बहुत बड़े उस समय के चेंज मेकर्स जो हैं, जैसे भारत के महात्मा गांधी, ठीक है, और आपके कमाल अतातुर्क, ठीक है, तो इन लोगों के आइडियोलॉजीज को भी यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि ये वो लोग थे, इन्होंने अच्छे खासे लेवल पर मॉडर्नाइजेशन को, वेस्टर्नाइजेशन को सपोर्ट भी किया विथ ट्रेडिशन, अपने ट्रेडिशन के साथ जोड़ के वेस्टर्नाइजेशन को प्रमोट करने की बात करी। क्लियर है? तो आप देखोगे कि ये जो पार्टी है, ये पार्टी बड़े लेवल पर चेंज मेकर बन के उभर रही वहां पे। क्लियर है? अब धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। गौमिदांग, ठीक है,
गोमेदांग उसी पार्टी का नाम है। एक्चुअली ये चाइनीज़ वर्जन है और इसी को इंग्लिश वर्जन में कहोगे तो चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी या नेशनलिस्ट चाइनीज़ पार्टी, एनसीपी कह दो या सीएनपी कह दो, ठीक है। तो शरद पवार वाली एनसीपी नहीं है, ठीक है, ये चियांग काई शेक वाली एनसीपी है, ठीक है। तो ये नेशनलिस्ट चाइनीज़ पार्टी या चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसी को चाइनीज़ में गोमेदांग कह रहे हैं, ध्यान रखना। इसका कुछ और मतलब गोमेदांग मैं कह रहा हूँ, केएमटी कह रहा हूँ मैं, तो उसमें मत जाना अलग, ठीक है। या तो इसको केएमटी नॉर्मली कह के बुलाते हैं, या इसको एग्जैक्टली चाइनीज़ में बोलोगे तो गोमेदांग ऐसा करके। सो गोमेदांग हैज़ देयर सोशल बेस इन अर्बन एरियाज। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, थोड़ा सा देखो, मतलब ये प्रॉब्लम का भी एक इंडिकेशन है, यहां से समझना शुरू करो, ठीक है, कि अब चाइना में जो चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी है, इसने उस इंपीरियल डायनेस्टी को रिमूव करने के बाद चाइना में जो रिफॉर्म शुरू किए और चाइनीज सोसाइटी को जो अलग अलग तरीके से सोशली, मोरली, एथिकली, रिलीजियसली, ठीक है, मिलिटरली, है ना, मिलिट्री वाइज, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर तरीके से अपलिफ्टमेंट जो चल रहा है ना, इस अपलिफ्टमेंट में इनका जो बेस था वो किनके ऊपर था? अर्बन लोगों के ऊपर जाता था। मतलब कह दो कि ये जो ग्रास रूट लेवल पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, ये छूट गया आपका। पीजेंट क्लास, फार्मर क्लास, यहाँ पर एक गलती कर दी मैंने, यहाँ पर मिडिल क्लास नहीं लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। अर्बन एरिया में तो आपका मिडिल भी आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप यहाँ पर जो पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, ठीक है, जो लोअर क्लास है, इसको लिख लो, सबसे अच्छा सटीक बैठेगा ये शब्द, क्लियर है। सो गोमेदांग सोशल बेस जो है इट वाज इन अर्बन एरिया, और अर्बन एरिया में तो मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग रहेंगे ही सही, ठीक है, अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास तो रहेगा ही सही। तो इनके ऊपर इस गोमेदांग का पूरा बेस था, क्लियर है। चलो, लोअर स्ट्रेटा में ये सिचुएशन नहीं थी। लोअर स्ट्रेटा में इनका इंप्लीमेंटेशन उतना नहीं था, इंप्लीमेंटेशन भी नहीं था, और इनको इग्नोर भी किया, इन लोगों ने इग्नोर भी किया, और साथ साथ मिलिट्री तो बिल्टअप करने में शुरू कर रहे हैं, लेकिन उस मिलिट्री के लिए जो बड़े लेवल पर एक रेवेन्यू का सोर्स होना चाहिए ना, तो उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। मतलब इनके राज में आप कह सकते हो कि जो इकोनॉमिक सेटअप है, जिस इकोनॉमिक सेटअप को लेके चले थे, वो इकोनॉमिक सेटअप नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि वो जो सोवियत मॉडल में डेवलपमेंट शुरू किया था ना, उस सोवियत मॉडल में प्रॉब्लम ही यही है, क्योंकि गवर्नमेंट का जब ओवर कंट्रोल हो जाएगा ना, तो इस तरह का सिचुएशन आता है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो स्लो एंड वेरी लिमिटेड एट दैट टाइम। इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो है, लिमिटेड है, तो पीजेंट मूवमेंट भी होगा, लेबर मूवमेंट तो होगा ही सही, ध्यान रखो, क्लियर है। सिटीज, कुछ ऐसे शहर थे जैसे शंघाई वगैरह, बड़े शहरों की बात कर रहा हूं मैं, जो कि मॉडर्न ग्रोथ सेंटर के तौर पर उभर के आ रहे थे। यहां पर पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ रहा था, क्लियर है। पॉपुलेशन का प्रेशर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे, मतलब ये एरियाज थे जो इंडस्ट्रियल सेंटर थे। अब इंडस्ट्रियल सेंटर थे तो ऑब्वियस सी बात है, जो माइग्रेशन है लोगों का विलेज एरिया से, लोकल एरिया से, वो इधर होगा, अर्बनाइज एरिया की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर इनको जॉब मिलेगा ना। सो एट दैट टाइम इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास बाय 1919 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, 5 लाख के आसपास चाइना में वर्किंग क्लास था। दैट इज ह्यूज, ठीक है। सो 5 लाख के आसपास है जो वर्किंग क्लास था। इस वर्किंग क्लास के लिए प्रॉपर रहने का और बाकी सारी चीज़ों का व्यवस्था नहीं था, ठीक है। इनकी वर्किंग कंडीशंस भी बहुत अच्छी नहीं थी, क्लियर है, ना पुरुषों की ना महिलाओं की प्रॉपर वर्किंग कंडीशन नहीं थी। ओनली द स्मॉल नंबर ऑफ दिस वर्किंग क्लास, इस वर्किंग क्लास का सिर्फ बहुत एक कम नंबर, बहुत कम परसेंटेज जो है वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट पा रहा था, या उसको इस एम्प्लॉयमेंट में हिस्सा मिल रहा था। बाकी जो एक बड़ा वर्क फोर्स है, वो बड़ा वर्क फोर्स जो है वो खाली बैठा है, आइडल बैठा हुआ है। अभी क्या करेगा वो? तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और शैतान कभी अच्छा काम करता है क्या? मतलब शैतान जो है वो क्या करेगा? शैतानी करेगा, ठीक है। तो अब ये एक शैतान होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, कह देते हैं शैतानी कर रहा है। एक होता है शैतान जो एविल माइंडेड है ना, एविल माइंडेड मतलब बहुत खतरनाक चीज़ ही करेगा वो, ठीक है। सो बहुत सारे एफर्ट्स के बावजूद हमारे ये जो चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी है, इसके तमाम अटेम्प्ट्स करने के बावजूद आप देखोगे कि कंट्री को यूनाइट करने के इनके जो प्रयास थे वो फेल हो गए। और उसका रीज़न सिर्फ यही था क्योंकि लोअर क्लास में, लोअर स्ट्रेटा जो था, इस लोअर स्ट्रेटा को यूनाइट करने में फेल हो गए। बड़े लेवल पर जो इनका फोकस हो रहा था वो अर्बन एरिया में हो रहा था। अर्बन एरिया में फोकस करके इन्होंने चीज़ों को कोशिश तो किया इंक्लूड करने का, आगे रिकंस्ट्रक्ट करने का, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल का पर्सन है उसको छोड़ दिया इन्होंने। तो प्रॉब्लम तो अभी बनी हुई है ना। ग्रास रूट लेवल का जो व्यक्ति है वो बहुत खतरनाक व्यक्ति होता है, ध्यान रखना, क्योंकि उसके पास क्या है, वो मार्क्स का कहना है ना, मतलब कम्युनिस्ट लोगों का, या जो हमारे कम्युनिस्ट हैं उनकी जो बहुत फेमस सी लाइनें हैं, है ना, कि इनके पास
खोने को कुछ नहीं, पाने को सारा संसार है। खोने को क्या है भाई, गरीब आदमी जो है उससे क्या ले लोगे, उसको वैसे ही 2 व्यक्ति की रोटी मिल रही, वो भी छीन लो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे क्या होगा, इसके नीचे वो नहीं जा सकता है। ऑलरेडी ज़मीन में कोई व्यक्ति बैठा है, उसको कहाँ गिराओगे, गड्ढा खोद के नीचे थोड़ी डालोगे, तो ज़मीन में बैठा है, बट ऊपर कुर्सी के सिंहासन में बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसको गिरने का डर है, वो गिरेगा तो ज़मीन में आ जाएगा, उसका इंसल्ट भी हो जाएगा, है कि नहीं। सो दिस क्लास वॉज अनटच्ड हियर, दिस क्लास वॉज नॉट not cared about, this party, these people, they were not caring about this group, ठीक है। So due to narrow social base and limited political vision of this KMT or the NCP, these people left, or you can say they forget these people, the grassroots level of people, the lower class people, the people from lower strata, ठीक है, इनको भूल गए, क्लियर है। और उसी की वजह से बड़े लेवल पर वापस से सोशल इनइक्वालिटीज शुरू हो गई, पीजेंट्री मूवमेंट शुरू हो गए, बिकॉज दे इग्नोर्ड दीज पीजेंट्स एंड फार्मर्स। और इसका रीजन यही है, ध्यान रखना, यही माओ के साथ भी होगा। उस समय जो पीजेंट और फार्मर्स होते थे उनको बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था, उनको बहुत मतलब अपमानजनक दृष्टि से देखा जाता था, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो उस जमाने में जो अभी हमने बात शुरू करी थी वीडियो के शुरुआत में, कि जब पार्टी बनी और नेशनलिस्ट चाइनीज पार्टी में जो उसके फाउंडिंग फादर थे मिस्टर यात सेन, इनके जो बेसिक 2 प्रोग्राम थे, ठीक है, ये बेसिक 2 प्रोग्राम की रेगुलेटिंग लैंड एंड इक्वलाइजिंग लैंड की, पुराने जमाने में क्या था, इसके जस्ट पहले जो आप प्रॉब्लम पढ़ रहे थे उसमें यही था कि लैंड का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ठीक है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था, लैंड होल्डिंग्स जो थी उसका बहुत इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। और यहां पर इनका कहना था कि हम क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, रेगुलेट करने के बाद सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर, याद है ना, इसी वीडियो में तो थोड़ी देर पहले अभी बात हुई है हमारी, इसी वीडियो मैंने आपसे कहा कि मिस्टर यात्सेन के 3 प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, पहला नेशनलिज्म, दूसरा डेमोक्रेसी और तीसरा सोशलिज्म। तो उसमें उन्होंने ये बात की थी कि भाई लैंड रेगुलेट करेंगे हम, है ना, वहां पे जस्ट लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले जाके इधर सरका के इसको कर्सर को यूट्यूब का देख लो, तो वहां पे हमने बात करी है कि जो लैंड है उसको इक्वलाइज करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करेंगे, लैंड होल्डिंग्स को हम इक्वल करेंगे, क्लियर। इन 2 फ्रंट पे फेल हो गए, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है कि गरीबों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं लोगों ने। जब इन लोगों पर ध्यान दिया नहीं, और मैं कह दूं कि सन यात्सेन जो है इनके 2 प्रोग्राम्स को इन्होंने पूरी तरीके से फॉलो किया नहीं, तो कोई और आएगा ना भाई, बिल्कुल आएगा। तो अभी अगले वीडियो पे जाएंगे, राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, क्यों चाइना में कम्युनिस्ट लोग सक्सेस हो गए और इनको भागना पड़ा, तो चियांग काई शेक भाग के फिर ताइवान चले गए, ये सारी कहानी फिर हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो ऑल द वीडियोज आर प्रॉपरली अरेंज फॉर यू, ठीक है, जस्ट एक्सेस दोज वीडियोज फ्रॉम द मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट, सर्च www.magnetbrains.com, ऐसा सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये पेज आएगा। इस तरह से जब आप पेज को देखोगे तो आपको ऐसा क्लासेस देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब सिंस हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लास 11, हम क्लास 11 के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्लास 11 को क्लिक करेंगे, एज सुन एज यू क्लिक हियर जस्ट you will get this page, all the faculty members with their respective subjects, you just scroll it up, आप देखोगे ऐसा एक फोटो आएगा जैसे अभी आया, क्लास 11th हिस्ट्री रहेगा वहाँ पे विथ माय फोटो, है ना, तो आप जस्ट वहाँ पे क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे तब इस तरह का विंडो आएगा, इस तरह का विंडो आप देखेंगे, उसमें ऑल द वीडियोज आर अरेंज प्रॉपरली चैप्टर वाइज वीडियोज अरेंज है यहाँ पे, और जिस भी वीडियो को, जिस भी प्रॉपर चैप्टर को या टॉपिक को, सब टॉपिक को आपको वॉच करना है, जस्ट क्लिक ऑन इट, आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग लाइक दिस, इस तरह से वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा, क्लियर। सो दिस इज अवर एफर्ट, ये हमारा एफर्ट है ना, रिलेंटलेसली कॉन्टिन्यूसली हम लगे हुए हैं अपने इस एफर्ट में, ताकि आपके जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हांस कर सकें। बस आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक द वीडियोस को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, और हमारे साथ यानी मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहना है। ओके, सो थैंक यू।